अध्याय 891 लड़ाई। फिर से टाई। जब लिन शेन महत्वहीन था, टाई के साथ लड़ाई हमेशा ऐसी भावनाएं लाती थी क्योंकि उसका शरीर उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के साथ नहीं रह सकता था, जिससे भ्रम पैदा होता था। अब चूंकि वह निर्वाण बन चुका था, टाई के साथ लड़ाई के दौरान भी उसकी भावनाएं बनी रहीं। टाई की गति अभी भी उसकी तुलना में बहुत तेज थी। मैंने तुमसे कहा था तुम मुझसे तेज होगे, लिन शेन के पीछे से एक आवाज़ आई। लिन शेन ने अपने शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस की जो उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल बिठाने लगी, और उसने टाई के हाथ में अपनी तलवार ले ली। चेनसो की तरह घूमती हुई ब्लेड क्यूई ने टाई के हाथ पर वार किया। ये निर्वाण शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन जब ये टाई के लौह हाथ में लगी तो ये तुरंत ही टूट गई। स्क्रैप तलवार ने टाई के हाथ को भी बुरी तरह से काट दिया। डॉट डॉट डॉट। हालांकि आरी जैसी ताकत टाई के लोहे के हाथ को काट नहीं सकी, इसके बजाय उसे आसानी से एक मोड़ के साथ पकड़ लिया गया। लिन शेन ने तुरंत तलवार के हैंडल से एक अदम्य शक्ति का संचार महसूस किया, जिसने उसे अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। स्क्रैप तलवार टाई के हाथ में आ गई, जो थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। उसकी पकड़, जो तलवार को कुचलने के लिए थी, सफल नहीं हुई। एक हाथ से तलवार की नोक और दूसरे हाथ से मूठ को पकड़कर टाई ने बल लगाया, जिससे लगभग अविनाशी स्क्रैप तलवार आश्चर्यजनक रूप से आसानी से लगभग वृत्ताकार आकार में मुड़ गई। लिन शेन ने देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अब तक जो भी लड़ाई लड़ी थी, उसमें स्क्रैप तलवार इस तरह विकृत नहीं हुई थी। फिर भी अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि स्क्रैप तलवार किसी भी क्षण टूट जाएगी। अंततः स्क्रैप तलवार नहीं टूटी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब इसे गोलाकार में मोड़ा गया तब भी यह टूटा नहीं, और जब टाई ने इसके सिरे पर अपनी पकड़ ढीली की तो यह पुनः अपने मूल सीधे आकार में आ गया। अच्छी तलवार, टाई ने कहा। स्क्रैप तलवार को पकड़कर लिन शेन की ओर बढ़ाया। तियानशुन के शब्द भावना कानून के तहत लिन शेन ने मुश्किल से टाई की गति के साथ तालमेल बनाए रखा। उसकी चॉप को रोकने के लिए दोनों हाथों से तलवार की म्यान को ऊपर उठाया। दोनों हाथों की ताकत अभी भी उस भयानक शक्ति को रोक नहीं सकी, जिससे लिन शेन सीधे आसमान से नीचे गिर गया और एक लटकते द्वीप पर जा गिरा और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। टाई ने कांपती हुई म्यान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और स्क्रैप तलवार को वापस उसमें डाल दिया। आपका शरीर अपने मूल रूप में वापस आ गया है, तियानशुन की आवाज़ आई। लिन शेन का घायल शरीर तुरंत ठीक हो गया और उसकी हथेलियों की दरारें भी तुरंत ठीक हो गईं। लिन शेन ऊपर की ओर बढ़ा और कॉन्ट्रेरियन को अपने साथ विलय करने के लिए बुलाया। स्याही का कवच उसे घेरे हुए था, जिससे एक अजीब सी चमक निकल रही थी। केवल मेरी गति बढ़ाओ, लिन शेन ने तियानजून से कहा। बिना कारण पूछे तियानशुन ने अन्य संवर्धन रोक दिए तथा केवल लिन शेन की गति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। टाई ने लौटते हुए लिन शेन को नहीं देखा, बल्कि उसके हाथ में तलवार की जांच की। वाकई एक अच्छी तलवार, धन्यवाद। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसे तुम्हें दूंगा, लिन शेन ने ठंडे स्वर में टाई को घूरते हुए कहा। वास्तव में ये पहले से ही मेरा है, टाई ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने लिन शेन को देखा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा पूरा शरीर बरकरार रखूंगा, इसलिए तुम अपने आप मर जाओ। तुम वास्तव में कौन हो? लिन शेन ने टाई को घूरते हुए पूछा। याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा। टाई की आवाज़ में भावना का एक संकेत दिखाई दिया। फिर भी टाई ने कहा, शायद अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे याद आ जाएगा कि मैं कौन हूं। ऐसा कहते हुए टाई लिन शेन की ओर चला गया। चूंकि तुम में खुद की जिंदगी खत्म करने का साहस नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम वह नहीं हो, है न? एड्स बाय पब फ्यूचर। जिस टाई को मैं जानता था वह नियमों और सिद्धांतों का पालन करता था। वह लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं मारता था, लिन शेन ने आगे बढ़ते हुए टाई को घूरते हुए कहा। तो ये समझ में आता है, वह है, मैं हूँ। आप हमें दो अलग अलग व्यक्ति मान सकते हैं, टाई ने कहा। दोहरा व्यक्तित्व, लिन शेन ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मृत लोगों को इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, टाई ने कहा। फिर स्क्रैप तलवार निकाले बिना लिन शेन की ओर थप्पड़ मारा। लिन शेन ने फिर भी हमले का सामना करने का फैसला किया और अपनी हथेली टाई की ओर थपथपाए। जब उनकी हथेलियां मिलीं तो तियानशुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह लिन शेन नहीं बल्कि टाई था, जो कुछ दूरी पर पीछे धकेल दिया गया था। N0 न्यू स ओमाइक्रॉन। उलटफेर की कला, एक बहुत ही दुर्जेय विशेषता। टाई ने एक नज़र में भाग्य पलटवार की क्षमता को पहचान लिया। अफसोस, उपयोगकर्ता बराबर नहीं है। जैसे ही उसने कहा, टाई फिर से लिन शेन की ओर चला गया और एक और हथेली थपथपाए। लिन शेन ने एक और हथेली से वार किया, लेकिन इस बार लिन शेन पीछे की ओर उड़ गए। सौभाग्य से तियानजून ने उसे पीछे से पकड़ लिया, जिससे लिन शेन के शरीर की ताकत खत्म हो गई। फिर भी लिन शेन की हथेलियों पर स्याही का कवच पहले ही टूट चुका था। दोनों हवा में फिसलते हुए एक लटकते द्वीप से टकरा गए।
एड्स बाय पब फ्यूचर। बल को बाहर भेजने के लिए द्वीप का उपयोग करने से द्वीप तुरंत टुकड़ों में फट गया। मैंने आपसे कहा था, क्षमता तो अच्छी है लेकिन उपयोगकर्ता में कमी है। क्या आपने सोचा था कि मैं अपनी ताकत कम कर लूंगा? अफसोस, तुमने गलत अनुमान लगाया। टाई ने फिर से लिन शेन से संपर्क किया, अभी भी उस पर हथेली का निशाना साधा। लिन शेन ने अपने पीछे तियानशुन की ओर देखा, फिर दूसरे हाथ से हमले का जवाब दिया। तुमने फिर से गलत अनुमान लगाया। हथेलियां टकराईं और टाई ने भावशून्यता से कहा, उसकी हथेली में कोई ताकत नहीं थी, जबकि लिन शेन की भाग्य पलटने की रोशनी पूरी ताकत के साथ फूट पड़ी। ताकत के इस तरह के उलटफेर से टाई की ताकत बढ़ जाएगी और लिन शेन की ताकत कम हो जाएगी। कानून उलट जाएगा और अंत शुरुआत बन जाएगा। तियानशुन की आवाज़ फिर से सुनाई दी। धमाका। उनकी हथेलियां आपस में टकराईं और टाई पुनः पीछे की ओर उछला। उसकी आंखों में लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। तुम मेरे इरादों को समझ सकते हो, लेकिन तुम हम दोनों के इरादों का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम अकेले हम दोनों से नहीं जीत सकते। लिन शेन आगे बढ़े और टाई के चेहरे पर एक मुक्का मारा। बूम 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 बूम। उनकी टकराहट की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। लिन शेन और टाई ने लड़ाई की। भाग्य उत्क्रमण का प्रकाश लगातार तियानजून की शब्द आत्मा की सहायता से रूपांतरित हो रहा था। टाई ये निर्धारित करने में असमर्थ थी कि लिन शेन भाग्य उत्क्रमण के प्रकाश का उपयोग करेगा या नहीं। उसे लिन शेन द्वारा बार बार पीछे धकेला गया। वास्तव में प्रभावशाली, आपको मारना कुछ हद तक दिलचस्प है। टाई ने सीधे लिन शेन को देखा, उसके पीछे तियानजून को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। केवल एक साथ मिलकर ही तियानशुन और लिन शेन उससे लड़ सकते थे। यदि वह पहले तियानशुन को मार देता तो वह तुरंत संतुलन बिगाड़ देता। फिर भी टाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में लॉलेस हेवन नामक एक शक्ति है? टाई ने लिन शेन की ओर देखते हुए भावहीनता से कहा। मुझे नहीं पता। लिन शेन की मुट्ठी फिर से घूम गई। कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। टाई ने हाथ बढ़ाया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका लापरवाही से बढ़ाया गया हाथ शून्य को चकनाचूर कर रहा था। उसकी उंगलियों के बीच सब कुछ टूट रहा था। वह हाथ मानो स्वर्ग से उतरे दिव्य हाथ का था। स्वर्ग आयरन हैंड की उंगलियों ने भाग्य उल्टने के प्रकाश को छुआ, लेकिन प्रकाश प्रभावी नहीं हुआ। इसके बजाय ये स्टील हैंड की ताकत के तहत रेत की तरह बिखर गया, जिसने लिन शेन की हथेली से टकराने के लिए अपनी अथक प्रगति जारी रखी। लिन शेन की हथेली का कवच, जिसे सुपर बेस रिकास्ट द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, स्टील हैंड के नीचे बिखर गया और उसका मांस बिना किसी अंतराल के स्टील से जा टकराया। धमाका। लिन शेन का शरीर फिर से पीछे हट गया और टाई ने पीछे हटते हुए लिन शेन को देखा। उसकी आंखें लाल रोशनी से तेजी से चमक रही थीं। नहीं, गलत। टाई ने आगे नहीं बढ़ते हुए लिन शेन को देखते हुए खुद से कहा। डॉट डॉट डॉट। लिन शेन ने शियाओ यू और उत्परिवर्तित जेड एक्स एक्विजिट को बुलाया और तियानजून पर चिल्लाया, मुझे अपनी पूरी ताकत से सशक्त बनाओ। सुपर बेस चेंज जैसे कौशल एक साथ सक्रिय हो गए और कॉन्ट्रेरियन द्वारा परिवर्तित खोल धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, जिसके भीतर प्रकाश प्रवाहित होने लगा। लिन शेन ने आगे बढ़कर इनहेरिटेंस फैन को अपने हाथ में पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, आकाश इतना विशाल है, क्षेत्र इतने विस्तृत हैं, मैं जीवन भर जंगली और अनियंत्रित रही हूँ। आकाश इतना विशाल, क्षेत्र इतने विस्तृत हैं, मैं जीवन भर जंगली और अनियंत्रित रही हूँ। तियानशुन भी इस नारे में शामिल हो गई, लेकिन उसका गायन लिन शेन से पूरी तरह से अलग था, एक दिव्य मंत्र की तरह, क्योंकि इसके साथ कानून की शक्ति लिन शेन के शरीर में उमड़ पड़ी। लिन शेन ने महसूस किया कि उसके अंदर अंतहीन शक्ति का प्रवाह हो रहा है, और युद्ध गीत ने उसे अथाह बढ़ावा दिया। युद्ध गीत शब्द भावना की शक्ति से ओतप्रोत हजारों की सेना के बराबर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब शियाओ यू तियानशुन के पीछे छिपा तो उसके चेहरे पर एक भूतिया चेहरा दिखाई दिया, जो एक अजीब सी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उत्परिवर्तित जेड एक्स एक्विजिट के पर्वतों और नदियों को दबाने का कौशल सक्रिय हो गया, जिससे टाई पर एक पर्वत और नदी का निशान बन गया। लिन शेन, लापरवाह और जंगली, ने इनहेरिटेंस फैन को उन्मत्तता से लहराया, टाई पर विभिन्न नकारात्मक कौशल की परतें लगाईं, जिससे उसका शरीर आसमान से गिर गया, उसके स्टील के पैर जमीन पर आ गिरे। टाई के शरीर पर तरह तरह के निशान और चमकदार रोशनियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन वह बेखबर लग रहा था। उसकी आंखें अस्त व्यस्त तरीके से लाल चमक रही थीं और वह लगातार बुदबुदा रहा था। गलत, गलत। इनहेरिटेंस फैन को प्रभावी होते देख लिन शेन ने सीधे अपने हाथ में पंखा फेंक दिया। एनओजी ओमाइक्रॉन। घूमता हुआ इनहेरिटेंस फैन, प्रकाश के एक पहिए की तरह, लगातार घूमते हुए ब्लेडों को बाहर निकालता हुआ, टाई पर उड़ते हुए असंख्य पहियों की तरह हमला करता हुआ। फिर भी टाई स्थिर खड़ा रहा। घूमती हुई क्यूई की ब्लेडें उसे काट रही थीं। ब्लेड क्यूई चटक रही थी और टूट रही थी, जैसे कि बहुत भंगुर दांत किसी बहुत कठोर चीज को काट रहे हों, और इस प्रक्रिया में दांत टूट रहे थे। इतने सारे घूमते ब्लेड टाई के स्टील शरीर पर कोई निशान छोड़ने में असफल रहे थे। टाई के शरीर की मजबूती कल्पना से परे थी। इतने सारे बफ और डिबफ के बाद भी लिन शेन का पूर्ण शक्तिशाली प्रहार उसे घायल नहीं कर सका।
एक गलती है। टाई ने फिर से चलना शुरू कर दिया और जैसे ही उसका शरीर विस्फोटक रूप से आगे बढ़ा, पहाड़ और नदी के निशान और पंखे के कौशल का रहस्यमय प्रकाश पैटर्न तुरंत टूट गया, सभी दिशाओं में बूंदों की तरह बिखर गया। टाई एक युद्ध मशीन की तरह प्रकट हुआ, लिन शेन के चेहरे पर बेतहाशा हमला कर रहा था, उसकी मुट्ठियां तूफान की तरह बरस रही थीं। लिन शेन ने अपने कौशल को बढ़ाते हुए, अपनी मुट्ठियों से हमले का सामना करते हुए युद्ध गीत का उच्च स्वर में गान किया। उनके मुखों की लगातार टकराहट हर किसी के कानों में गूंज रही थी। लिन शेन की मुट्ठी का कवच पहले संपर्क में ही टूट गया और उसकी मांस और रक्त की मुट्ठियां टाई की स्टील बॉडी मुट्ठियों से टकरा गईं। उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इससे पहाड़ टूट गए और धरती फट गई। ब्लेड क्यूई के छल्लों ने आसपास के लटकते द्वीपों को हिंसक रूप से हिला दिया, जिससे वे हर दिशा में पलट गए और मुड़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन की शारीरिक शक्ति अमर को चकनाचूर कर सकती थी, फिर भी टाई का स्टील बॉडी किसी भी तरह से कमतर नहीं था। उसकी मुट्ठियां तेज हो गईं और उसकी ताकत और भी विस्फोटक हो गई। दोनों में से किसी ने भी एक कदम पीछे नहीं हटाया। तियानशुन ने आत्मा शब्द की शक्ति का उपयोग करते हुए लिन शेन को लगातार सहायता प्रदान की। अपनी वचन आत्मा के समर्थन के बिना लिन शेन की अपनी ताकत टाई का सामना करने के लिए अपर्याप्त होती। गलत, सब गलत है। टाई ने खुद से लगातार बड़बड़ाया क्योंकि उसने लिन शेन के साथ उग्रता से मारपीट की। उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई कि वह लगभग दहाड़ने जैसी हो गई। उसकी आंखों में लाल चमक तेजी से टिमटिमाने लगी और अधिक चमकदार होती गई, मानो वे हमेशा लाल रंग में नहाई रहती हों। यह अधर्म स्वर्ग, गॉड्सलेयर पावर। जेड एक्सक्विजिट डर के मारे हॉन्फने लगी और तियानजून के पीछे छिप गई। क्या तुम उसे पहचानती हो? तियानशुन की आवाज़ जेड एक्सक्विजिट के दिमाग में गूंज उठी, जबकि उसका अपना मुंह बिना रुके युद्ध गीत गाता रहा। नहीं पहचाना, बस उस तरह की शक्ति को जानो। लेकिन ये शक्ति केवल सिद्धांत में ही विद्यमान है। ये संभव नहीं होना चाहिए, जेड एक्सक्विजिट ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। तियानशुन की आवाज़ फिर से जेड एक्सक्विजिट के दिमाग में घुस गई। झिझकते हुए जेड एक्सक्विजिट ने तियानजून को ये कहते सुना, यदि आप कुछ भी वापस रखते हैं तो हम सभी आज यहाँ मर जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने होंठ काटते हुए जेड एक्सक्विजिट ने स्वीकार किया, मेरे पास विरासत की स्मृति है। वास्तव में मूल रूप से इस ब्रह्मांड में असुरभूत जैसा कोई आधार परिवर्तन प्राणी नहीं था। आप कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। तियानशुन, हमेशा की तरह तेज, तुरंत जेड एक्सक्विजिट के निहितार्थ को समझ गया। मुझे ईश्वर निर्माण करने वाली जाति द्वारा बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सटीक रूप से कहें तो मेरी पिछली पीढ़ी असुरभूत राजा और असुरभूत रानी भगवान बनाने वाली जाति द्वारा बनाई गई थी और मैं उनके मिलन का स्वाभाविक परिणाम हूँ, उनकी शक्तियों और यादों को विरासत में मिला हूँ। जेड एक्सक्विजिट ने रुककर कहा, उनके निर्माण की प्रक्रिया में उनके निर्माता एक ऐसी शक्ति पर भी शोध कर रहे थे जो ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ सकती थी। सृष्टिकर्ता ने इसे अधर्म स्वर्ग कहा है, एक ऐसी शक्ति जो समस्त विद्यमान ब्रह्मांडीय व्यवस्था, नियमों और पदार्थ को नष्ट कर सकती है। इस ब्रह्मांड की कोई भी भौतिक वस्तु अधर्मी स्वर्ग की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। लेकिन उस तरह की शक्ति, ये केवल एक सैद्धांतिक संभावना के रूप में अस्तित्व में था। असुरभूत राजा और रानी की स्मृतियों में निर्माता के प्रयोग सफल नहीं हुए थे, या बल्कि संभवतः सफल नहीं हो सकते थे, क्योंकि ब्रह्मांडीय नियम परस्पर उत्पादक और विनाशकारी हैं। पूर्ण अजयता जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अधर्म स्वर्ग को प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। जैसे जैसे जेड एक्सक्विजिट बोलती गई, उसकी अभिव्यक्ति और भी विचित्र होती गई, लेकिन उस व्यक्ति की शक्ति, यह उस निर्माता के उपकरणों द्वारा गणना की गई प्रयोगात्मक परिणामों के समान है जो मुझे विरासत में मिली यादों में है। हो सकता है मैंने इसे गलत देखा हो, या शायद मेरी यादें पूरी नहीं हैं। यह अधर्म स्वर्ग की शक्ति नहीं हो सकती, अन्यथा लिन शेन इसका सामना कैसे कर सकता था? नहीं, आपकी याददाश्त सही होनी चाहिए, ये वास्तव में अधर्म स्वर्ग की शक्ति होनी चाहिए। उसने स्वयं इसका नाम बोला है, तियानशुन ने कहा। क्या आपकी यादों में अधर्म स्वर्ग की शक्ति का प्रतिकार करने की कोई विधि है? नहीं, ये ब्रह्मांड की परम शक्ति है। सिद्धांततः यह एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ तोड़ने और नष्ट करने में सक्षम है। इसका मुकाबला करने का कोई तरीका कैसे हो सकता है? जेड एक्सक्विजिट ने अपना सिर हिलाया। शायद कानूनविहीन स्वर्ग परिपूर्ण नहीं है, जैसा कि आपने कहा, यह केवल सैद्धांतिक रूप से संभव है। यदि यह वास्तव में सफल हो गया होता तो लिन शेन इसका सामना कैसे कर सकता था? ये सुनकर जेड एक्सक्विजिट की आंखें चमक उठीं। ये सही है, अगर सफल हो तो लॉलेस हेवन के सामने कुछ भी टिक नहीं पाएगा। उसका अधर्मी स्वर्ग अवश्य ही अधूरा होगा, उसमें त्रुटियां अवश्य होंगी। लेकिन खामियां क्या हैं? आप एक गलती हैं, आप बस एक गलती हैं। टाई दहाड़ता है, उसकी मुट्ठी ताकत की सीमाओं के माध्यम से टूट जाती है, लिन शेन की उंगलियों को तोड़ती है और उसे उड़ा देती है। लिन शेन का हाथ अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया और उसका शरीर गोली की तरह पीछे की ओर उड़ गया।
जमीन कपास की तरह, पत्थर बादल की तरह, सभी चीजें नर्म हो गईं। तियानशुन की शब्द भावना की शक्ति बाहर निकल आई। लिनशेन हैंगिंग द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, फिर भी उसका शरीर एक स्पंज से टकराया हुआ लग रहा था और उसकी ताकत लगातार खत्म हो रही थी। एक दर्जन से अधिक लटकते द्वीपों को ध्वस्त करने के बाद लिनशेन ने अंततः खुद को स्थिर किया और वापस ऊपर की ओर बढ़ा और टाई का सामना किया जो एक राक्षस की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसकी ताकत टाई की तुलना में बहुत कम थी, जो एक अदम्य युद्ध मशीन की तरह लिनशेन पर हमला करता रहा, उसके शरीर को मरोड़ता रहा और उसके कवच को तोड़ता रहा, उसे बुरी तरह पीटता रहा और उसे पीछे की ओर उड़ा देता रहा। मांस और हड्डियां फूटने और चटकने की आवाजें कर रही थीं, जो पहले ही गिनती से परे टूट चुकी थीं। तियानशुन ने लिनशेन को शब्द आत्मा की शक्ति से सहायता करने के अपने प्रयास समाप्त कर दिए थे, लेकिन टाई की ताकत बहुत अधिक थी। चाहे कितना भी सुदृढ़ीकरण किया गया हो, लिनशेन को उस स्तर तक नहीं लाया जा सका जहां वह उसके साथ मुकाबला कर सके। लिनशेन और तियानजून ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, जबकि टाई ने अभी अपनी शक्ति लगानी शुरू ही की थी। गलती, ये सब गलत है। टाई ने लिनशेन को पकड़ लिया, जिसका चेहरा बहते खून से सूअर के सिर की तरह सूज गया था, और उसे गर्दन से पकड़ लिया। त्रुटियां, इसे ठीक किया जाना चाहिए। टाई की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी उठाई, अपनी बांह को उसकी सीमा तक वापस खींच लिया, एक मुक्का मारकर लिनशेन के सिर को फोड़ने के लिए तैयार। तुमने कहा था कि तुम मेरी पूरी लाश छोड़ना चाहते हो, है ना? लिनशेन ने बोलते हुए खून की खांसी की। एड्स बाय पब फ्यूचर। टाई का शरीर एक क्षण के लिए अकड़ गया, उसकी मुट्ठी नीचे गिरने में हिचकिचा रही थी। तब, एक पूरी लाश छोड़ दो। अपनी मुट्ठी को उंगली में बदलते हुए टाई ने उसे लिनशेन के दिल की ओर इशारा किया। सभी देवता और आत्माएं मेरी रक्षा करें। दिव्य अवतरण। तियानशुन से पवित्र प्रकाश निकला, उसके 8 पंख फैले हुए थे, बाल फड़फड़ाने से कड़े हो गए थे, और हर छिद्र और रोम से भारी मात्रा में खून बह रहा था। लिनशेन के सामने प्रकाश श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला एक 6 पंखों वाले देवदूत की आकृति में संघनित हो गई, जिसने टाई की उंगली को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। धमाका। 6 पंखों वाले देवदूत की आकृति टाई की उंगली से छेदित हो गई और वह प्रकाश के अनगिनत कणों में बदल गई, जबकि तियानशुन ने अपने मुंह से खून उगल दिया और लड़खड़ाया। टाई ने एक बार फिर अपनी उंगली उठाई और अभी भी लिनशेन के दिल पर निशाना साधे हुए था। ये खत्म हो गया है। छोटी जैड का चेहरा पीला पड़ गया और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हस्तक्षेप करे या भाग जाए। ऐसे भयानक राक्षस के सामने आगे बढ़ने का मतलब लिटिल जैड के लिए मौत हो सकती थी, लेकिन न जाने का मतलब था कि वह किसी भी तरह से बच नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी पालतू चाबी अभी भी लिनशेन पर थी। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक स्टार नदी प्रकट हुई और असंख्य चमकदार पंखुड़ियों ने एक पंखुड़ी धारा की तरह लिनशेन और टाई को उसमें डुबो दिया। पेटल टोरेंट के गुजर जाने के बाद टाई हवा में सुरक्षित रही, लेकिन लिनशेन कहीं दिखाई नहीं दिया। पंखुड़ी धार शून्य में एक मोड़ लेती हुई तियानजून के सामने आ गई, और जैसे ही धार फीकी पड़ गई, उसके अंत में सफ़ेद कपड़े पहने और चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ एक सुंदर आदमी दिखाई दिया, जो एक हाथ से लिनशेन को सहारा दे रहा था और तियानजून को मुस्कुराते हुए देख रहा था। भाभी, है ना? इस युवक की देखभाल करने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा और परेशान करना पड़ेगा। तुम, लिन जियांगडोंग। तियानजून ने सफ़ेद कपड़े वाले आदमी को पहचान लिया। तुमने मुझे लिन जियांगडोंग कहा है, इसलिए मेरी 4 दिन और रात की बिना रुके यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा देर से पहुंचा हूं। लिन जियांगडोंग ने घायल लिनशेन को तियानजून को सौंप दिया, उसकी नज़र टाई की ओर घूम गई। लिन जियांगडोंग, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए हैं। सावधान रहो, उसकी ताकत सभी पदार्थ और व्यवस्था को नष्ट कर सकती है। लिनशेन का समर्थन करते हुए तियानजून को आश्चर्य की लहर महसूस हुई। उसने पहले भी कबीले की रैंकिंग में लिन जियांगडोंग का प्रदर्शन देखा था। वह दुर्जय था, लेकिन उसने उसे इतना मजबूत नहीं समझा था कि वह लिनशेन को टाई के चंगुल से वापस छीन सके। चिंता मत करो, अगर मुझ में एक गुण है तो वह है मार सहने की क्षमता, लिन जियांगडोंग ने टाई की ओर कहा। तुम ईश्वर निर्माण जाति के कौन से सदस्य हो और तुम मेरे भाइयों और बहनों को क्यों परेशान कर रहे हो? त्रुटियां, इसे ठीक किया जाना चाहिए। टाई ने लिन जियांगडोंग की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने लिनशेन पर अपनी अविचल दृष्टि बनाए रखी और उसकी ओर कदम बढ़ाए। आप बहरा हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लिन जियांगडोंग ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। जैसे ही पंखुड़ियां पतली हवा से प्रकट हुईं, हर दिशा से टाई की ओर घूम गईं। अंतहीन पंखुड़ियां अचानक एक प्राचीन शहर में तब्दील हो गईं, जिसने टाई को अपने भीतर दबा लिया। लेकिन अगले ही पल लिन जियांगडोंग की अभिव्यक्ति बदल गई। अंतहीन पंखुड़ियों से बना प्राचीन शहर टाई की प्रगति को रोकने में विफल रहा। टाई के हर कदम के साथ पेटल प्राचीन शहर की इमारतें उसके सामने धूल में मिल गईं और उसके हाथ उठाने से पहले ही शहर खंडहर में तब्दील हो गया। लिनशेन, तुमने एक डरावने आदमी को उकसाया है जो वास्तव में हम सभी के लिए चिंता का विषय है, लिन जियांगडोंग ने अपनी आंखों में एक गंभीर नज़र के साथ कहा।
लिन जियांगडोंग, सावधान रहो, उसकी शक्ति बहुत मजबूत है, लिन शेन ने अपने मुंह और नाक तक चढ़े खून को निगलते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, बकवास बंद करो, मेरे यहाँ होने के कारण तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तियानशुन, बच्चे को ले लो और जाओ। मुझे यह मिल गया, लिन जियांगडोंग ने कहा, उसकी नज़र आगे बढ़ते टाई पर टिकी थी। हम आपकी सहायता करेंगे, तियानशुन ने कहा। लड़ाई करना मर्दों का काम है। तुम्हें बस सुंदर दिखने और उस नन्हे मुन्नों के रोमांटिक मुद्दों से निपटने का ध्यान रखना है, लिन जियांगडोंग ने टाई की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। तारों भरे आकाश में पंखुड़ियों की वर्षा हुई, जो लिन जियांगडोंग के सामने एकत्रित होकर एक पुष्प तलवार में परिवर्तित हो गई, जो बड़ी और अधिक चमकदार होती जा रही थी, जैसे कोई ध्रुवीय प्रकाश आकाश और पृथ्वी को भेद रहा हो। काटो, लिन जियांगडोंग नीचे झुका, और ध्रुवीय प्रकाश जैसी पंखुड़ी तलवार टाई के सिर पर गिर पड़ी। विशाल तलवार के नीचे टाई का शरीर एक चींटी के समान तुच्छ लग रहा था। धमाका, एक मुक्का मारते हुए टाई ने जबरदस्त तलवार को पंखुड़ियों की बौछार में उड़ा दिया। उसकी भयानक मुट्ठी लिन जियांगडोंग तक पहुंची और उसके शरीर को भेदती हुई अंदर घुस गई। लिन जियांगडोंग, लिन शेन भयभीत होकर चिल्लाया। फिर भी लिन जियांगडोंग का शरीर प्रहार से छलनी हो गया और पंखुड़ियों में बिखर गया, जो शून्य में पुनः एकत्रित होकर उसके शरीर का पुनर्निर्माण करने लगे। यह आदमी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। लिन जियांगडोंग का सफ़ेद लबादा अब फटा हुआ था, फटे हुए स्थानों से मांस गायब था, खून बह रहा था और जल्दी से उसके सफ़ेद वस्त्र को लाल रंग में बदल रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे गंभीरता से बात करनी होगी, लिन जियांगडोंग ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह टाई को देख रहा था। उसके घावों से छोटे छोटे फूल उगाए, जिससे उसका शरीर ठीक हो गया, जबकि एक अजीब शक्ति उसके चारों ओर प्रवाहित हुई, जिससे अंतरिक्ष विकृत हो गया। फूल गिर गए हैं, सभी चीजें खत्म होनी चाहिए। आकाश और पृथ्वी विलाप करते हैं। दफन हड्डियां, लिन जियांगडोंग के हाथों ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रेखाएं खींच दी और अचानक दुनिया से सारा रंग गायब हो गया, केवल एक ही रंग बचा, सफ़ेद। अध्याय 894 पेंटिंग में युद्ध। सभी ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। दुनिया कागज की एक खाली शीट में बदल गई थी। स्टार बैट पर हैंगिंग आइलैंड टाई के साथ उस सफ़ेद कागज पर काली रेखाएं बन गईं, जैसे कि कुछ हद तक कार्टून स्याही पेंटिंग में पात्र। नहीं, ये सिर्फ टाई और हैंगिंग आइलैंड्स ही नहीं थे, यहाँ तक कि चौथा भाई लिन जियांगडोंग भी स्याही पेंटिंग में एक चरित्र बन गया था। वास्तविक स्याही पेंटिंग के विपरीत, इस पेंटिंग के अंदर की चीज़ें अभी भी जीवित थीं और गति करने में सक्षम थीं। हालांकि जब वे स्याही की पेंटिंग के भीतर घूमते थे तो बाहरी दुनिया के विपरीत ऐसा लगता था कि वे कागज पर केवल द्विआयामी तरीके से घूम रहे हैं। टाई ने लिन जियांगडोंग पर जोरदार मुक्का मारा। उसका शरीर स्याही वाले स्क्रॉल पर चौथे भाई लिन जियांगडोंग की ओर सीधा बढ़ा, जबकि लिन जियांगडोंग केवल हल्के से टाई के सिर के ऊपर से छलांग लगा सका। उनकी लड़ाई एक कपड़े पर चलती हुई दो परछाइयों की तरह लग रही थी, जो केवल बाएं, दाएं, आगे और पीछे की गति तक ही सीमित थी। कोई अन्य स्थानिक विकल्प नहीं थे और उनके हमले भी द्विआयामी हो गए थे। लिन शेन ने अचंभित होकर देखा, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यह ऐसा था जैसे मोनोक्रोम टीवी पर कोई पुराना कार्ट्रिज वीडियो गेम देखा जा रहा हो, जिसमें केवल ऊपर, नीचे, आगे और पीछे की गतिविधियां ही दिखाई दे रही हों। काली पंखुड़ियां स्याही की पेंटिंग पर गिर गईं और टाई, जो केवल ऊपर, नीचे, आगे और पीछे ही जा सकता था, के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह केवल पंखुड़ियों को अपने ऊपर गिरने दे सकता था, जिससे उसका शरीर दागदार हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड में टाई के ऊपर की पंखुड़ियां काले धुएं की तरह बिखर गईं और अंततः गायब हो गईं। टाई पंखुड़ियों के बीच से गुजरा और चौथे भाई लिन जियांगडोंग पर एक मुक्का मारा। लिन जियांगडोंग ने उसके मुक्के को पकड़ने की हिम्मत नहीं की और तेजी से छलांग लगाकर टाई के सिर के ऊपर से छलांग लगाने का प्रयास किया। हालांकि टाई तेज था, उसने देर से काम किया लेकिन पहले पहुंचा। फिर भी चौथे भाई लिन जियांगडोंग पर जोरदार मुक्का मारा। लिन शेन का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। चौथा भाई अपरिहार्य था और अगर वह टाई के साथ आमने सामने टकराता तो उसे बहुत नुकसान हो सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब सभी ने सोचा कि अब आमने सामने लड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है, चौथे भाई ने स्याही जैसे स्क्रॉल पर कुछ रेखाएं खींच दी, जिससे दूर तक एक रास्ता बन गया, जिससे दृश्य को गहराई मिल गई। उसका शरीर हिलता हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन वह टाई की मुट्ठी से बचते हुए उसके स्थान से दूर चला गया। बाद में उन रेखाओं को मिटा दिया गया, जिससे टाई अब केवल आगे, पीछे, बाएं और दाएं ही चल सकता था। इसी बीच चौथे भाई ने दूसरे कोण से उस पर हमला कर दिया। न केवल लिन शेन दंग रह गए, बल्कि अपने व्यापक ज्ञान के साथ तियानजून और विरासत में मिली यादों के साथ जियोयू भी इस तरह की लड़ाई से चकित थे। चौथे भाई की शक्ति रेखाओं का उपयोग करके स्क्रॉल पर विभिन्न स्थानों और विरोधाभासों का निर्माण कर सकती थी, जिससे वह टाई के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल सकता था तथा टाई के हमलों को रोकने के लिए पर्वतों और समुद्रों का चित्रण कर सकता था। अभी कुछ क्षण पहले वह और टाई एक दूसरे के बहुत करीब थे। अगले ही क्षण वे पहाड़ों और समुद्र से अलग हो गए। फिर भी टाई केवल समतल सतह पर ही चल सकता था।
ये कैसा कानून है? ये 3D बनाम 2D जैसा लगता है, जियोयू ने आश्चर्यचकित होकर देखा। चौथे भाई का कानून कुछ हद तक एक प्राचीन क्षेत्र के राजा के कानून के समान प्रतीत होता है, जिसे अमर कानून के रूप में जाना जाता था, जिसका उपनाम था चित्र में व्यक्ति, जो दुनिया को एक तस्वीर में बदलने और उसके भीतर दुश्मनों को सील करने में सक्षम था। हालांकि पेंटिंग में प्रवेश कर खुद से लड़ना कुछ अनसुनी बात है, तियानशुन ने सोचा। लिन शेन की हालत में काफ़ी सुधार हो गया था। सुपर बेस रिकास्ट ने उसके शरीर को लगभग पूरी तरह से बहाल कर दिया था, और उसके कॉन्ट्रेरियन द्वारा परिवर्तित कवच ने भी काफ़ी हद तक खुद को ठीक कर लिया था और बहुत अधिक कठोर हो गया था। फिर भी ऐसी लड़ाई में लिन शेन कोई मदद नहीं कर सका और केवल चौथे भाई और टाई को स्क्रॉल के भीतर लड़ते हुए देख सकता था। इस तरह की लड़ाई अकल्पनीय थी। पेंटिंग में लिन जियांगडोंग का अस्तित्व ईश्वर जैसा था, जो बादलों और बारिश को नियंत्रित करता था, और तारे और समुद्र केवल उसकी आज्ञा के अधीन रेखाएं थीं। परिप्रेक्ष्य में विचित्र और अजीब बदलावों ने लिन जियांगडोंग की लड़ाई को विचित्र और सहज रूप से रचित बना दिया, यहाँ तक कि टाई, जो सब कुछ चकनाचूर करने की अपनी शक्ति के साथ स्क्रॉल के भीतर कुछ हद तक निष्क्रिय दिखाई दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन को कुछ चिंता महसूस हुई, क्योंकि लिन जियांगडोंग बहुत शक्तिशाली था, इतना कि लिन शेन को लगा कि वह लगभग सर्वशक्तिमान है। फिर भी वह और लिन शेन दोनों एक ही संकट का सामना कर रहे थे, और लिन जियांगडोंग की ताकत ने अभी तक टाई को नुकसान नहीं पहुंचाया था। टाई की अधर्मी स्वर्ग शक्ति ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया, यहाँ तक कि पेंटिंग में मौजूद दृश्य भी छूने पर टूट जाते थे और स्याही उसके शरीर को दाग नहीं सकती थी। अगर मैं अमर हो जाऊं तो मुझे किस तरह के कानून पर खड़ा होना होगा? उसने जो कानून देखे थे उनमें तियानजियू, तियानशुन और उसके चौथे भाई के कानून सबसे गहरे थे। तियानशुन, प्रिय, क्या तुम बता सकती हो कि मेरा चौथा भाई किस कानून का पालन करता है? लिन शेन ने तियानशुन की ओर मुड़ते हुए पूछा। तियानशुन ने अपना सिर हिलाया। मैं जबरन अमर बन गया, केवल भविष्य के कानून के माध्यम से अमरता प्राप्त करने के कारण। मैं अभी भी सच्ची अमरता से बहुत दूर हूँ, और मैंने हमारे चौथे भाई से ऐसा कानून कभी नहीं देखा है। मैं इसका सार नहीं देख सकता। हालांकि उसका कानून मेरे कानून से ऊपर होना चाहिए। भले ही यह अमर कानून न हो, लेकिन ये भविष्य के सच्चे अमर कानून के करीब होना चाहिए। जब वे बात कर रहे थे, उन्होंने अचानक टाई को देखा, जो केवल 2 आयामों में ही घूम सकता था। उसने अचानक अपने हाथों को जकड़ा और बलपूर्वक अलग कर दिया, जैसे कि वह अदृश्य स्लाइडिंग दरवाजों की एक जोड़ी खोल रहा हो। लेकिन अगले ही पल लिन शेन और अन्य लोग ये देखकर भयभीत हो गए कि टाई के हाथों में काला और सफ़ेद स्क्रॉल कागज की तरह फट गया। टाई किसी कॉमिक बुक के पात्र की तरह द्विआयामी से अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गया। फटा हुआ स्क्रॉल भी अनगिनत सफ़ेद पंखुड़ियों में बदल गया जो फड़फड़ाने लगे, और लिन जियांगडोंग का शरीर पेंटिंग से वास्तविकता में लौट आया। लिन जियांगडोंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था जब उसने टाई को देखा और कहा, बहुत शक्तिशाली तकनीक, तुम मेरे जीवन में अब तक के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हो। तुम्हारा विश्व कानून भी मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने अभी शुरुआत की है और अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अमर कानून के दायरे में मानव कानून, पृथ्वी कानून, स्वर्ग कानून, आपने मानव कानून की दहलीज को मुश्किल से छुआ है। टाई ने लिन जियांगडोंग को देखते हुए कहा, आप जा सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जब तुम स्वर्ग के कानून के दायरे में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हारी जान लेने आऊंगा। मैं चला जाता हूं, और वे भी चले जाते हैं, लिन जियांगडोंग ने हल्के से कहा। वे सभी जा सकते हैं, लेकिन लिन शेन को मरना होगा, टाई ने भावहीनता से कहा। ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच हमें आज अपना हिसाब बराबर कर लेना चाहिए, लिन जियांगडोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मैं स्वर्गीय कानून क्षेत्र के विश्व कानून को नहीं देख पाऊंगा। टाई की आंखों में चमकती लाल रोशनी ने सुझाव दिया कि वह लिन शेन को मारने के लिए दृढ़ था। ऐसा नहीं हो सकता है। लिन जियांगडोंग अभी भी मुस्कुराया, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक पंखुड़ी धीरे से उसकी हथेली में तैरने लगी। इसमें कोई शायद नहीं वाली बात नहीं है। मैं अधर्म स्वर्ग। अचानक टाई ने लिन जियांगडोंग की ओर कदम बढ़ाया। उसकी गति तेज नहीं लग रही थी, फिर भी वह तुरंत लिन जियांगडोंग के सामने था। लिन जियांगडोंग के हाथों की पंखुड़ियां फड़फड़ा उठीं, जिनमें से एक स्क्रॉल में बदल गई, जिसने एक बार फिर टाई को अपने अंदर कैद कर लिया। लेकिन इस बार टाई ने सीधे स्क्रॉल को तोड़ दिया। पंखुड़ियां टाई की ओर बढ़ रही थीं, जैसे अलग अलग चित्र हों। वह उनके बीच से चला जा रहा था। उसका शरीर लगातार चित्र और वास्तविकता के बीच घूम रहा था, फिर भी कुछ भी उसके कदमों को रोक नहीं सका। लिन शेन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और हमें बचाने के लिए कुछ निकालो। क्या तुम सचमुच वहां खड़े होकर मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? लिन जियांगडोंग ने तेजी से पीछे हटते हुए कहा। तरह की जीवन रक्षक चीज। लिन शेन पहले तो अचंभित रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि किस बारे में कहा जा रहा है, और उसने तुरंत छोटा जेड बॉक्स निकाला और उसमें से कागज की पर्ची निकाली।
लिन शेन को पता था कि तीसरे भाई द्वारा दिया गया नोट वास्तव में उपयोगी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वह पिछली बार जैद सम्राट को बुलाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब वह इस बारे में चिंता नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि चौथा भाई भी टाई को नहीं रोक सका, उसे इस वस्तु पर निर्भर रहना पड़ा। नोट को पकड़ते हुए लिन शेन ने आकाश की ओर चिल्लाते हुए कहा, सर्वोच्च बूढ़े भगवान, मेरे आदेशानुसार तत्काल। लिन शेन के चिल्लाने के बाद उसने आकाश की ओर देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे पता था, ये विचित्र और अजीब चीजें पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं। लिन शेन निराश महसूस कर रहा था। उसने अचानक अपनी उंगलियों पर जलन महसूस की। सहज ही उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ कागज का टुकड़ा गिर गया। लिन शेन ने देखा कि कागज में आग लग गई और लपटें तुरंत ही अलाव में बदल गईं। पलक झपकते ही अग्नि बुझ गई और जहां राख बिखरी थी, वहां प्रकाश और छाया का एक समूह उभर आया। उस प्रकाश और छाया के बीच ऐसा लग रहा था कि कोई आकृति बैठी हुई है, लेकिन प्रकाश बहुत तीव्र होने के कारण वह अस्पष्ट था। वह चमक एक ब्लैक होल की तरह थी, यहाँ तक कि उस ओर देखने पर भी उससे बच पाना मुश्किल था। ये स्वप्न जैसा अवास्तविक था, मानो यह ऐसी चीज़ है ही नहीं जो वास्तव में इस संसार में अस्तित्व में है। जिस क्षण प्रकाश और छाया दिखाई दी, लिन जियांगडोंग पहले से ही प्रकाश और छाया के पीछे चला गया था। जबकि टाई भी उसके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल रोशनी से टिमटिमा रही थीं क्योंकि वह प्रकाश और छाया की जांच कर रहा था। वह थोड़ा हैरान लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आप क्या चाहते हैं? कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी सबके मन में एक आवाज़ गूंज रही थी। कृपया महान भगवान, मुझे इस व्यक्ति को वश में करने में मदद करें। लिन शेन ने देखा कि तीसरे भाई द्वारा दी गई जीवन रक्षक चीज़ वास्तव में काम करती है और उसकी अविश्वसनीय संरक्षक आत्मा की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। वह अचानक बहुत खुश हुआ और बोलते हुए टाई की ओर इशारा किया। प्रकाश के गोले के भीतर की आकृति ने टाई की ओर देखा और बिना आवाज़ वाली आवाज़ फिर से गूंजी, केवल इस बार। जैसे ही शब्द निकले, प्रकाश के गोले के भीतर से प्रकाश की एक अंगूठी उड़ी, जो एंजल हेलो जैसी दिख रही थी और टाई के सिर के ऊपर तक फैल गई। इस क्षण में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, मानो अंतरिक्ष ही बंद हो गया हो। लिन शेन सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था जो हो रहा था, लेकिन वह न तो हिल सकता था, न ही बोल सकता था। टाई भी शायद वैसा ही रहा होगा, वहीं खड़ा रहा, हिलने में असमर्थ, क्योंकि प्रकाश का प्रभामंडल उसके सिर पर उतर आया था। प्रभामंडल ने स्वयं को उसके आकार के अनुरूप ढाल लिया, जो उसके सिर के ऊपर से उसकी कमर तक नीचे आ गया, तथा टाई की दोनों भुजाओं को अपने भीतर बांध लिया। इस प्रकार प्रकाश के भीतर की आवाज़ कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। टाई, जिसे स्थिर कर दिया जाना चाहिए था, अब उसकी आंखों में लाल रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी और उसका शरीर हिलने लगा। उसका पूरा शरीर बल लगा रहा था, उसके हाथ कसकर बंद थे और शक्ति की एक भयंकर शक्तिशाली लहर फूट पड़ी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपनी पूरी शक्ति से प्रभामंडल की बाधाओं से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था। स्वर्गीय दाव कानून, आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? मेरे साथ आओ। रोशनी के भीतर की आवाज़ एक बार फिर गूंजी और प्रभामंडल अचानक सिकुड़ गया, मानो वह टाई के शरीर को दो टुकड़ों में तोड़ देना चाहता हो। जैसे जैसे प्रकाश का प्रभामंडल और अधिक सघन होता गया, स्टील बॉडी की भुजा भी टूटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह टाई के शरीर को दो टुकड़ों में तोड़ देगी। लिन शेन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, सर्वोच्च बूढ़ा भगवान वास्तव में विश्वसनीय है, इतना शक्तिशाली है, कोई आश्चर्य करता है कि वह वास्तव में किस तरह का प्राणी है। लेकिन अगले ही सेकंड में प्रभामंडल अचानक सिकुड़ना बंद हो गया और टाई के शरीर से शक्ति की एक भयावह लहर उठी और उसके चारों ओर का स्थान उसके केंद्र में ढहने लगा। कानून ध्वस्त हो गया, अंतरिक्ष बिखर गया और पूर्ण अंधकार का क्षेत्र निर्मित हो गया। उस अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय परम वृद्ध भगवान के प्रभामंडल के, जो अंधकार के बीच एक हल्की सफ़ेद चमक बिखेर रहा था। लानत है, मुझे मत बताओ कि सर्वोच्च बूढ़े भगवान भी उसे संभाल नहीं सकते। लिन शेन को डर का एहसास हुआ जब उसने दूसरों की ओर देखा। बाकी लोग भी लिन शेन की तरह ही भयभीत थे, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। ज़ियाओ यू पहले से ही चुपचाप पीछे हट रहा था। लिन शेन और लिन जियांगडोंग ने एक दूसरे को देखा और लगभग एक साथ कहा, जब महान देवता युद्ध करते हैं तो हमारे लिए दूर रहना सबसे अच्छा है। जैसे ही वे युद्ध के मैदान को छोड़ने वाले थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधकार अचानक फैल गया, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को निगल रहा हो। लिन शेन और अन्य लोग अंधकार में घिरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्थान और समय जैसे सभी नियम अपनी प्रभावशीलता खो चुके हों। चाहे वे कैसे भी उड़ें, वे एक ही स्थान पर रहते प्रतीत होते थे। सौभाग्य से परमप्रभु भगवान का चमकता हुआ गोला उनके सामने था, जिसकी चमक ये सुनिश्चित कर रही थी कि वे वास्तव में अंधकार में डूब न जाएं। अरे, वह आदमी कौन है? वह बहुत ही खूंखार है। लिन जियांगडोंग ने सदमे में जोर से गाली दी।
लिन शेन ने अंधेरे में टाई की ओर देखा। अंधकार के कारण टाई की स्थिति स्पष्ट रूप से देखना संभव हो गया। टाई अपना सिर पीछे की ओर झुकाए हुए था, उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ था, उसकी भुजाएं ऊपर उठी हुई और बंधी हुई थीं, जबकि प्रभामंडल उसकी इस्पाती भुजाओं में धंसा हुआ था। फिर भी टाई ने इन सब की परवाह नहीं की और अपनी अत्यंत शक्तिशाली शक्ति के साथ आगे बढ़ता रहा। उसका इस्पाती शरीर जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसकी आंखों से लाल प्रकाश निकल रहा था और उसके पूरे शरीर से सफ़ेद वाष्प निकल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, छोड़ देना, आप स्वर्गीय दाव कानूनों का मुकाबला नहीं कर सकते। सर्वोच्च बूढ़े भगवान की आवाज़ फिर से गूंजी, शांत और स्थिर। उसकी शांत आवाज़ सुनकर लिन शेन और अन्य लोगों को थोड़ा आश्वस्त महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रभामंडल टाई की भुजाओं को पूरी तरह से अलग कर देगा। उसकी ताकत अकल्पनीय रूप से ठोस थी। स्वर्गीय दाव कानून, तो क्या हुआ? मैं हूं बिना कानून, बिना स्वर्ग। टाई की आवाज़ गहरी और भयंकर थी और जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके शरीर से सफ़ेद भाप फूट पड़ी, जैसे किसी टूटे हुए इंजन से भाप निकल रही हो। भयानक शक्ति ने बलपूर्वक प्रभामंडल का विस्तार किया, यहाँ तक कि लिन शेन और अन्य को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं दिया, इससे पहले कि प्रभामंडल टुकड़ों में फट गया। टाई की भुजाएं ऊपर उठी हुई थीं, उसके चारों ओर हिंसक रूप से सफ़ेद भाप फूट रही थी। लिन शेन और उसके साथियों को ढकने वाला चमकता हुआ गोला वाष्प के प्रभाव से अपने रहस्य से मुक्त हो रहा था, जैसे कि रंग पानी से धुल गए हों और तेजी से गायब हो रहे हों। एक क्षण में ही रहस्यमयी चमक लगभग पूरी तरह से फैल गई और उसके भीतर परम वृद्ध भगवान का असली रूप प्रकट हो गया। यह एक मिट्टी की मूर्ति थी, हालांकि यह एक देवता की आकृति में थी, लेकिन अंततः यह एक मूर्ति ही थी। वाष्प के प्रहार से यह भी टूटने लगा और अंततः एक जोरदार धमाके के साथ मिट्टी के टुकड़ों से भरे आकाश में बिखर गया। ओ जी ओ, हर कोई विस्फोट का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लिन जियांगडोंग ने पंखुड़ियों को आकाश में चित्रकारी स्क्रॉल में बदल दिया। तियानशुन ने जोर से मंत्र पढ़े, स्वर्गदूतों की छायादार आकृतियां बनाकर स्वर्गदूतों की दीवार बनाई और जियोयू ने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में चाकू पकड़ रखा था। उसका भूत चेहरा पैटर्न प्रकाश के साथ टिमटिमा रहा था। फिर भी सफ़ेद वाष्प के नीचे ये सभी सुरक्षाएं सीधे बिखर गईं और लिन शेन और अन्य लोग सफ़ेद वाष्प द्वारा उड़ा दिए गए। शुक्र है कि सर्वोच्च वृद्ध भगवान के मिट्टी के मॉडल ने अधिकांश प्रभाव को रोक लिया था और हालांकि समूह हवा में उछल गया था और विभिन्न चोटों के साथ अंधेरे से बाहर आ गिरा था, फिर भी उनकी जान बच गई। अंधेरा टूट गया। लिन शेन ने खुद को संभाला और हैंगिंग आइलैंड पर एक गहरे गड्ढे से उठ खड़ा हुआ। आकाश में टाई को देख रहा था, जो एक देवता की तरह लटका हुआ था, अभी भी सफ़ेद धुएं की लपटें छोड़ रहा था। जीवन का अनिच्छुक खेल तियानशुन और लिन जियांगडोंग को भी अलग अलग स्तर की चोटें लगी थीं और खुद को संभालने के बाद उन दोनों ने आसमान में स्टील बॉडी वाले टाई की ओर देखा। उनकी आंखों में खौफ था। सर्वोच्च वृद्ध भगवान केवल एक मिट्टी की मूर्ति हो सकते हैं, लेकिन भयानक कानून शक्ति बहुत वास्तविक थी, कुछ ऐसा जिसे अमर राजा के स्तर के प्राणी भी पार नहीं कर सकते थे और यहाँ तक कि उससे कमतर भी हो सकते थे। फिर भी ऐसी शक्ति को टाई ने बलपूर्वक तोड़ दिया था, जिसकी अधर्म स्वर्ग शक्ति इतनी मजबूत हो गई थी कि वह कल्पना से परे थी। लिन शेन को यह भी आश्चर्य होने लगा कि वर्तमान ब्रह्मांड में क्या कोई ऐसा है जो टाई को हरा सकता है। टाई, जिसके शरीर से सफ़ेद धुआं निकल रहा था, शून्य में खड़ा हो गया और उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। उसके ऊपर सफ़ेद धुआं उठ रहा था, जबकि उसकी आंखों में लाल चमक रुक रुक कर चमक रही थी। चमक धीमी थी और उनकी लय अत्यधिक अनियमित थी। टाई को अपनी ओर घूरते देख लिन शेन को अपने मुंह में कड़वाहट महसूस हुई। ... वह नहीं जानता था कि उसने टाई को किस तरह इतना नाराज कर दिया था कि टाई उसे मारने पर उतारू हो गया था। मेरे पास उस चाल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मुझे आशा है कि यह काम करेगा। लिन शेन ने टाई को देखा और दांत पीसते हुए चिल्लाया, हाउटियन गोल्डन इंपीरियल सुप्रीम एक्साल्टेड नेचुरली वंडरफुल प्रोफाउंड जेन्युइन जेड सम्राट, मेरी सहायता के लिए जल्दी आओ। यदि तीसरे भाई का नोट सुप्रीम ओल्ड लॉर्ड की मिट्टी की मूर्ति को बुला सकता है, तो वह जेड सम्राट को भी बुलाने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार वह उनकी संरक्षक आत्मा थी, यह महज एक कागज़ के टुकड़े से कहीं अधिक प्रभावी होनी चाहिए। लिन शेन ने जेड सम्राट का आदरणीय नाम पुकारा, लेकिन आकाश और अपने चारों ओर देखते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दुनिया में भयानक सन्नाटा था। हाउटियन गोल्डन इंपीरियल सुप्रीम उत्कृष्ट स्वाभाविक रूप से अद्भुत गहन वास्तविक जेड सम्राट, मेरे लिए बाहर आओ। लिन शेन ने कुछ और बार पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये पूरी तरह से बेकार था। लानत है, उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा नाम भी पूरा शीर्षक नहीं था, सिर्फ एक उपनाम था और यह सर्वोच्च बूढ़े भगवान को बुला सकता था। और यहाँ मैंने पूरा शीर्षक याद करने के लिए इतनी मेहनत की, जो बेकार साबित हुई। ये तो शापित होने जैसा है, लिन शेन ने कटुतापूर्वक शाप दिया। लेकिन दूसरी तरफ टाई पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी नज़रें लिन शेन पर टिकी थीं और वह शून्य में कदम रख रहा था। लिन जियांगडोंग और तियानजून उड़कर लिन शेन के पास खड़े हो गए, लेकिन उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनकी युद्ध प्रभावशीलता शायद अब लिन शेन से भी कम थी।
यदि वे घायल नहीं भी होते तो भी तीनों मिलकर टाई का मुकाबला नहीं कर पाते। टाई को हैंगिंग द्वीप की सतह पर चलते हुए देखकर इस बार वह बहुत धीमी गति से चल रहा था और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने अपने बगल में खड़े तियानशुन और लिन जियांगडोंग को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी आंखें अराजक लाल रोशनी से टिमटिमाती हुई लिन शेन पर टिकी थीं। चलते समय उसने स्क्रैप तलवार निकाली और उसे धीरे से ऊपर उठाया। एन ओमाइक्रॉन G0 से ओ। लिन शेन की तिकड़ी ने मौत की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। टाई लगभग अजेय उपस्थिति बन गई थी। जियो यू स्टार बेल्ट के भीतर छिप गया, उसकी आंखों में जटिल और अकल्पनीय भावनाएं दिख रही थीं। वह वास्तव में मरना नहीं चाहता था, लेकिन कुंजी लिन शेन पर थी। यदि लिन शेन मर गया तो जियो यू भी मुश्किल में पड़ जाएगा। जब वह बीमार हो तो उस पर प्रहार करो, जब वह कमज़ोर हो तो उसकी जान ले लो। वह भी गंभीर रूप से घायल होगा। हमारे पास अभी भी एक मौका है, जियो यू ने अपने दांत पीसते हुए कहा और अपने असुर कांटे को शून्य में फेंक दिया। टाई का शरीर एक पल के लिए रुक गया, लेकिन बस इतना ही, फिर वह लिन शेन की ओर चलना जारी रखा। तियानशुन और लिन जियांगडोंग ने भी अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए टाई पर हमला किया और जियो यू के ब्लेड की रोशनी उसकी ओर बढ़ी। टाई ने बस अपनी तलवार की म्यान उठाए और एक सहज झटके से उसने उनकी शक्ति को चकनाचूर कर दिया। लिन शेन ने टाई पर एक मुक्का मारा, लेकिन टाई की स्क्रैप तलवार तेजी से गिर गई। इसकी गति अभी भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अचानक एक सफ़ेद बर्फ का गोला उड़कर सीधे टाई के सिर के ऊपर गिरा, जो एक पहाड़ के नीचे दबा हुआ लग रहा था, जिससे उसके पैर चट्टानों में धंस गए और उसकी तलवार चलाने वाले हाथ की गति धीमी हो गई। मोटा! लिन शेन आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया। वह वार से बचते हुए बगल की ओर चला गया और उसी समय उसने टाई की छाती पर एक मुक्का मारा। टकराना! लिन शेन का मुक्का टाई की स्टील जैसी छाती पर लगा, जिससे वह कई कदम पीछे हट गया। उसके हाथ की हड्डियां टूट गईं। लिन शेन को फेइज़ाई ने दबा दिया। वास्तव में उसने अपना हाथ उठाया, म्यान फेंक दिया और अपने सिर के ऊपर फेइज़ाई तक पहुंच गया। तियानजून ने पहले ही संकेत देख लिए थे और वह हताश होकर आगे की ओर उड़ गया। जैसे ही उसने लिन शेन की बांह पकड़ी, उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई। ये स्पष्ट नहीं था कि यह फेइज़ाई के दमन का प्रभाव था या लिन शेन सुप्रीमो लॉर्ड के साथ अपनी पिछली लड़ाई के दौरान बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह तियानजून से मुक्त नहीं हो सका। लिन जियांगडोंग ने भी तुरंत प्रतिक्रिया की। लिन शेन के दूसरी ओर टेलीपोर्ट हो गया और उसकी तलवार पकड़े हुए दूसरी भुजा को रोक दिया। जियो यू सीधे उसके पैरों के बीच से गुजरा और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया, जिससे लिन शेन अस्थायी रूप से भागने में असमर्थ हो गया। लिन शेन जमीन से उछला और अपनी पूरी ताकत से लिन शेन की ओर बढ़ा और उसकी भौं पर उंगली रखी। इससे पहले लिन शेन ने लिन शेन पर एक्यू पॉइंट को इंगित करने वाले कोई लाल बिंदु नहीं देखे थे, जब तक कि अभी नहीं, जब उसने अंततः लिन शेन के शरीर पर एक लाल बिंदु देखा, और वह केवल एक ही था, भौं के स्थान पर। लिन शेन ने अपनी पूरी ताकत से वार किया। उसकी उंगली फेइज़ाई सहित कई लोगों द्वारा दबाए गए लाल बिंदु पर जोर से लगी। टक्कर लगने से उसकी उंगलियों की हड्डियां इंच इंच टूट गईं। लिन शेन का शरीर अभी भी बल लगा रहा था, तुरंत रुक गया। सफलता! लिन शेन खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान एक पल में गायब हो गई। लिन शेन का शरीर अचानक फिर से हिल गया, उसकी बाहें हिंसक रूप से उठ गईं, जिससे तियानजून और लिन जियांगडोंग सीधे जमीन पर गिर गए, जिससे सतह पर दो बड़े गड्ढे बन गए। तियानशुन और लिन जियांगडोंग के हर छिद्र से तुरंत खून बहने लगा, उनके मुंह से ताज़ा खून बह रहा था। लिन शेन ने अपना एक पैर उठाया और शियाओ यू की पकड़ से मुक्त होकर उसे लात मारकर दूर कर दिया। लिन शेन ने फिर से उसकी भौं को दबाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसे लिन शेन के दूसरे पैर से दूर धकेल दिया गया था। टकराना! लिन शेन हैंगिंग द्वीप के केंद्र में रिंग माउंटेन से जोर से टकराया, उछलकर नीचे गिर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सभी आंतरिक अंग टूट गए हों और उसकी सभी हड्डियां टूटने वाली हों। लिन शेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लिन शेन के सामने पहुंचे और अपनी स्क्रैप तलवार उठाई। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह खुद से बुदबुदाया, त्रुटि एड्स बाय पब फ्यूचर, मिटाएं, गलती, मिटाओ। लिन शेन ने कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन चोटें बहुत गंभीर थीं और यहां तक कि सुपर रिकंस्टिट्यूशन भी उसके शरीर की मरम्मत नहीं कर सका। तियानशुन और लिन जियांगडोंग भी खड़े नहीं हो सकते थे, वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि लिन शेन ने जल्लाद की तलवार लिन शेन की ओर बढ़ा दी थी। क्या इसका अंत ऐसे ही होगा? क्या जीवन का खेल इसी तरह समाप्त होता है? लिन शेन का दिल आश्चर्यजनक रूप से निडर था। उसे बस यह महसूस हुआ कि उसने जीवन का ये खेल पर्याप्त नहीं खेला है और वह छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। रुको! अचानक आकाश से एक आवाज़ आई। परिचित आवाज़ सुनकर लिन शेन का शरीर अकड़ गया। उसने ऊपर देखने की कोशिश की तो देखा कि सुनहरे पंखों वाली एक महिला उनकी ओर उड़ रही है। बड़ी बहन, यहाँ मत आना! लिन शेन के दिल से खून बह रहा था। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से बहते खून के कारण उसके शब्द स्पष्ट हो गए थे। बड़ी बहन, जाओ! लिन जियांगडोंग भी दहाड़ रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था।
लिन मियाओ उड़कर आए, लिन शेन के सामने खड़ी हो गई, उसका शरीर कांप रहा था और वह स्क्रैप तलवार पकड़े हुए लिन शेन की ओर चली गई। बड़ी बहन, कृपया नहीं। लिन शेन ने अपने कंधों को जमीन पर टिकाकर उठने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका। लिन जियांगडोंग ने भी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह 2 कदम ही चल पाया और फिर से जमीन पर गिर पड़ा। थप्पड़। कांपते हुए लिन मियाओ ने लिन शेन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। लिन यिन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे लिए घुटने टेक दो। प्लॉप। लिन शेन दंग रह गया, लिन जियांगडोंग दंग रह गया, तियानजून दंग रह गया। लिन शेन, लिन मियाओ द्वारा थप्पड़ खाया गया, वास्तव में मौके पर ही घुटने टेक दिया। लिन मियाओ को घूर कर देखा। उसके शरीर का जो आधा हिस्सा स्टील बॉडी में बदल गया था, वह स्टील धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे मांस और खून दिखा। तथ्य बिल्कुल ऐसे ही है। लिन शेन और कुछ अन्य लोग टाई को घूर रहे थे, जिसका आधा शरीर ज्यादातर मांस और खून में बदल गया था। उसकी आंखों की लाल चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एक मानव शरीर की आंखें लिन मियाओ को घूर रही थीं, जो अभी भी उसे डांट रहा था। बड़ी बहन, काफी देर के बाद टाई ने आखिरकार बात की। लिन यिन, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने ही भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जब हम भाई बहन पहली बार यहाँ आए थे तो हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? हम उन कठिन समय से बच गए, ये कैसे इस स्थिति में बदल गया? ... यदि चौथे और पांचवें ने कुछ गलत किया हो तो मुझे बताएं, मैं उसके अनुसार ही कार्रवाई करूंगा। मैं कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं दिखाऊंगा। यदि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आपको मुझे बताना होगा। मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा, लेकिन कम से कम उन्हें समझाने का मौका तो दो। लिन मियाओ चिंतित थी, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने भाइयों को एक दूसरे को मारते हुए देखेगी। तियानशुन को उसे मानव महाग्रह पर वापस भेजने का एक कारण मिल गया था और उसने महसूस किया था कि तब कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उस समय तियानशुन ने उसे मूर्ख बना दिया था। वापस लौटने पर इस बारे में अधिक सोचने के बाद वह अंततः वापस टेलीपोर्ट हो गई। विशालकाय रिंग स्टार पर टेलीपोर्ट होने के बाद उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से युद्ध की आवाज़ों का पीछा करने लगी, लेकिन वहां उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। लिन मियाओ अपनी सीमा तक भयभीत थी, उसे सचमुच डर था कि उसके भाइयों के बीच अपूरणीय घृणा पैदा हो गई है। बड़ी बहन, मैं गलत था। टाई ने लिन मियाओ को देखते हुए कोई स्पष्टीकरण या बचाव नहीं किया, बस अपना सिर नीचे किया और कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन मियाओ फूट फूट कर रोने लगी, टाई के पास गई और रोते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, लिन यिन, तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया। बड़ी बहन, अब ये समाप्त हुआ। एनो न्यू स, ये ठीक है। टाई की आवाज़ असामान्य रूप से कोमल थी, जो उसके पहले वाले रूप से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। नहीं, वास्तव में क्या हुआ? ये सब ऐसे क्यों हुआ? लिन मियाओ उनसे छूट कर आए, उसकी नज़र कई लोगों पर पड़ी। बड़ी बहन, आप गलत हैं। सेलेस्टियल रेस में विद्रोह हुआ, विद्रोहियों ने यहाँ हमला किया और हमने दूसरे भाई के साथ मिलकर विद्रोहियों को हरा दिया। अभी अभी दूसरा भाई लिन शेन को चाकू लौटा रहा था। लिन जियांगडोंग ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। हाँ, बड़ी बहन, आपने गलत देखा, लिन शेन ने कहा। लिन जियांगडोंग के इरादे लिन शेन को तुरंत समझ में आ गए। न तो वे और न ही टाई किसी भी तरह से मेल खाते थे। किसी अज्ञात कारण से वे अपनी बड़ी बहन के एक थप्पड़ से अपनी पूर्व स्थिति में लौट गए थे। लेकिन अगर अब उन्होंने उसे उत्तेजित किया तो कौन जानता था कि वह फिर से उस भयावह स्थिति में पहुंच जाएगा। उनमें अब टाई से दोबारा लड़ने की शक्ति नहीं थी। तीसरे भाई का जीवन रक्षक ताबीज भी चला गया था, कौन टाई को दोबारा कष्ट दे सकता था? लिन शेन ने अनुमान लगाया कि टाई की रिकवरी पूरी तरह से केवल बड़ी बहन के कारण नहीं थी। सर्वोच्च वृद्ध प्रभु के बंधनों से मुक्त होने के कारण संभवतः उसे गंभीर क्षति या अत्यधिक उपभोग का सामना करना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा लिन शेन ने सही दबाव बिंदुओं पर प्रहार किया, जिससे टाई के भयावह व्यक्तित्व को भारी क्षति पहुंची, जिससे अर्धमानव टाई को अपने शरीर पर नियंत्रण पाने का मौका मिल गया। बड़ी बहन का आगमन शायद आखिरी तिनका था जिसने उनकी पीठ तोड़ दी। हालांकि लिन शेन को यकीन नहीं था कि आधा मानव टाई इस अवस्था में स्थिर हो सकता है। यदि वह पूर्ण धातु की स्थिति में लौट आए तो यह विनाशकारी होगा। क्या ऐसा है? लिन मियाओ ने टाई की ओर मुड़कर कुछ अविश्वास से पूछा। हाँ, बड़ी बहन, यही बात है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप जांच कर सकते हैं, वहाँ अभी भी विद्रोहियों की कई लाशें हैं, तियानशुन ने भी कहा। मैं ये बात उससे सुनना चाहती हूँ, वह झूठ नहीं बोलेगा। लिन मियाओ ने टाई की ओर देखा। बड़ी बहन, ऐसा ही है। टाई, जो आमतौर पर ईमानदार थी, ने आश्चर्यजनक रूप से झूठ बोला। सभी ने राहत की सांस ली। वे सभी लिन मियाओ को ऐसे मामलों में शामिल करने के लिए अनिच्छुक थे और टाई के व्यवहार से ये भी साबित हुआ कि वह उनकी बड़ी बहन की बहुत परवाह करता था। कम से कम फिलहाल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या तमाशा चल रहा है?
तुम लोगों ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। लिन मियाओ ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और लिन जियांगडोंग को देखते हुए पूछा। चौथा, पृथ्वी पर क्या चल रहा है? तुम भी यहाँ क्यों हो? स्वर्गीय जाति अराजकता में उतर गई है, और यह सिर्फ दिव्य जाति तक ही सीमित नहीं हो सकती है, ये और भी गड़बड़ हो सकती है। लिन जियांगडोंग ने संक्षेप में दिव्य जाति की स्थिति की व्याख्या की। लिन जियांगडोंग को लिन जोंगजेंग से समाचार मिला था, जिसमें उसे सेलेस्टियल रेस में बड़ी अराजकता की जानकारी दी गई थी, जिससे उसे बिना रुके विशालकाय रिंग स्टार की ओर भागने के लिए प्रेरित किया गया। लिन जियांगडोंग को यह वास्तव में अजीब लगा था, क्योंकि उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि लिन शेन लापता हो गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन जोंगजेंग उसे जायंट रिंग स्टार की ओर भागने के लिए क्यों कह रहा था। लेकिन भले ही लिन शेन यहाँ नहीं होते, उसने सोचा कि अगर बड़ी बहन लिन मियाओ यहाँ होती तो भी वह आता। वर्तमान में सेलेस्टियल रेस एक भयानक स्थिति में थी। सेलेस्टियल रेस के अंतर्गत आने वाले अधिकांश ग्रहों पर विद्रोह हो रहे थे और हर जगह तीव्र लड़ाई हो रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विद्रोहियों में अमर प्राणियों से परिवर्तित कई निर्वाण प्राणी शामिल थे, यहाँ तक कि शक्तिशाली दिव्य जाति भी अब और नहीं टिक सकी, तथा जाति के भीतर गद्दारों के शामिल हो जाने से कई ग्रह पहले ही नष्ट हो चुके थे। लिन जियांगडोंग ने अपनी यात्रा के दौरान कई ग्रहों पर रुककर कई बार यात्रा की, जो कि बिना किसी महत्वपूर्ण प्रयास के संभव नहीं था, अन्यथा वह और भी बाद में यहाँ पहुंचे होते। कुछ लोगों ने लिन मियाओ का ध्यान भटकाने में कामयाबी हासिल की और वे आराम करने के लिए एक अविनाशी तारा द्वीप पर चले गए। लिन मियाओ और तियानजून द्वारा अपना सामान पैक करने का फायदा उठाते हुए लिन जियांगडोंग ने लिन शेन को अपनी आंखों से इशारा किया और वे बात करने के लिए एक तरफ चले गए। पांचवां, वास्तव में क्या हुआ? बड़ी बहन कैसे कह सकती है कि वह लड़का दूसरा भाई है? लिन जियांगडोंग ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे भी विवरण स्पष्ट नहीं है। लिन शेन ने लिन जियांगडोंग को टाई की स्थिति समझाई। तो यह संभव है कि वह वास्तव में दूसरा भाई हो सकता है, लिन जियांगडोंग ने सुनने के बाद सोचा। मुझे दूसरे भाई के बारे में ज्यादा याद नहीं है। तुम्हें दूसरे भाई को बेहतर ढंग से याद रखना चाहिए। ये टाई दूसरे भाई की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है ना? लिन शेन ने कहा। वास्तव में वह उनके जैसा नहीं दिखता, लेकिन दिखावट कोई समस्या नहीं है। शायद उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ होगा जिससे वह अब ऐसा है। लिन जियांगडोंग ने सोफे पर बैठे टाई की ओर देखा और फुसफुसाया, अगर वह दूसरा भाई नहीं होता तो हम सब अब तक मर चुके होते। बाकी सब झूठ हो सकता है, लेकिन तथ्य नहीं। मुझे लगता है कि वह वास्तव में दूसरा भाई हो सकता है, कम से कम उसके दिमाग में दूसरे भाई की यादें तो हैं। मुझे बस डर है कि पता नहीं वह कब फिर से गुस्सा हो जाए, लिन शेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। आपने अभी कहा कि यह ईश्वर निर्मित जाति प्रौद्योगिकी और अमर प्राणियों का खून है जो उसके उत्परिवर्तन को सक्रिय करता है। यह एक ट्रिगर है, आमतौर पर उसे ऐसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लिन जियांगडोंग ने सोचा, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। हमें इससे निपटने का कोई तरीका सोचना चाहिए। चौथा, क्या आपके पास कोई विचार है? टाई अप्रत्याशित रूप से उनके पास आया, जिससे वे चौंक गए क्योंकि उन्होंने उसे आते हुए नहीं देखा था। उनके आश्चर्य भरे चेहरे देखकर टाई ने गंभीरता से कहा, डरो मत। इस घटना के बाद मुझे कुछ बातें याद आ गईं। मुझे और भी यकीन हो गया है कि मैं लिन यिन हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक और व्यक्ति है। सामान्य परिस्थितियों में मैं उसे दबा सकता हूं, लेकिन यदि पहले जैसा कुछ फिर से होता है तो मुझे नहीं पता कि मैं उसे नियंत्रण में रख पाऊंगा या नहीं। अगर आपके पास कोई विचार है तो मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। पालक पुत्र कार्रवाई करता है, आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या है? लिन शेन ने टाई को घूरते हुए पूछा। टाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में क्या है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ छवियां हैं जिन्हें मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। मुझे लगता है कि वे स्मृति चित्र मेरे नहीं बल्कि उसके हैं। उन चित्रों से वह अजीब लगता है। आज तक मैं केवल उन खंडित छवियों को ही देख सका हूं और कभी भी उनकी उपस्थिति को सही मायने में महसूस नहीं कर सका हूं। वे चित्र क्या हैं? लिन जियांगडोंग ने पूछा। बहुत सारे, और खंडित, बहुत सुसंगत नहीं। कुछ में हत्या शामिल है तो कुछ में शोध शामिल है। ... टाई ने बताया, पहले मैंने सोचा था कि ये सब मेरे पिछले अनुभव थे, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि ये मेरी यादें नहीं हैं, ये उसकी हैं। अनुसंधान। शोध क्या है? लिन शेन ने पूछा। खुद पर शोध कर रहा हूँ, टाई ने जवाब दिया। खुद पर शोध कर रहे हैं? ऐसा कैसे? लिन शेन और लिन जियांगडोंग एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। बहुत सी चीजें की जा रही हैं, जैसे विभिन्न रसायनों का इंजेक्शन लगाना, शरीर में परिवर्तन करना, लेकिन यह असंगत है। ये निश्चित नहीं है कि वास्तव में क्या किया जा रहा है। मैंने शुरू में सोचा था कि इस शरीर को इस तरह से संशोधित किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। टाई खुद उलझन में था क्योंकि वह लिन जियांगडोंग की ओर मुड़ा और पूछा, आपने पहले नियंत्रण करने की कुछ विधि का उल्लेख किया था जिसका उपयोग मुझ पर किया जा सकता है। मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। लिन जियांगडोंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैंने सिर्फ एक विधि के बारे में सोचने की आवश्यकता बताई थी। मैं अभी तक कुछ भी नहीं सोच पाया हूँ।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं इस क्षेत्र में कुशल नहीं हूँ, मेरे वापस आने और तीसरे भाई से पूछने का इंतजार करो, शायद उसके पास कोई रास्ता हो। टाई निराश होकर लिन शेन की ओर मुड़ा। आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, मैंने उसकी यादों के टुकड़ों में कुछ देखा है। शायद कुछ हद तक आपका शरीर इस दुनिया के व्यवस्था कानून से परे चला गया है। यह अच्छा है या बुरा? लिन शेन ने पूछा। टाई ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या बुरा, मैंने स्मृति चित्रों का केवल एक भाग ही देखा है, सभी नहीं। हालांकि शायद आप अराजक स्वर्ग का अभ्यास करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप अराजक स्वर्ग की शक्ति में महारत हासिल कर सकते हैं तो शायद अगली बार जब मेरे साथ कुछ अप्रत्याशित हो तो आप इसे रोक सकते हैं। टाई ने एक तरह का संकल्प लिया। तो अब से आपको मेरे साथ लॉलेस हेवन का अभ्यास करना चाहिए, उम्मीद है कि आप जल्द ही मूल बातें समझ लेंगे। लिन शेन ने कहा, सावधान रहें, आगे कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। टाई ने अपना सिर हिलाया। अगर इसकी भविष्यवाणी की जा सकती तो इसे दुर्घटना नहीं कहा जाता। अब सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो मुझे नियंत्रित कर सके, क्योंकि मैं सचमुच नहीं जानता कि अगली बार मुझे फिर से जगाया जा सकेगा या नहीं। कम से कम तुम्हें उस स्तर तक पहुंचना होगा जो मुझे जगा सके। आप उस स्तर को कैसे परिभाषित करेंगे जो आपको जागृत कर सकता है? लिन शेन ने पूछा। टाई ने बताया, जब तक आप स्वर्गीय कानून के दायरे को पार नहीं कर लेते तब तक कानूनविहीन स्वर्ग का अभ्यास करते रहो। एन ओमाइक्रॉन 100। लिन शेन को कुछ हद तक पता था कि चाहे वह अतीत का कानून हो, वास्तविकता का कानून हो, भविष्य का कानून हो या अमर कानून हो, सभी मानव कानून, पृथ्वी कानून और स्वर्ग कानून के रीम्स में विभाजित थे। अमर कानून का अर्थ केवल उच्चतर सीमा है, लेकिन इसका अर्थ पुनर्तः अजेय होना नहीं है। यदि अतीत, वास्तविकता और भविष्य के नियमों का चरम सीमा तक अभ्यास किया जाए तो स्वर्गीय कानून क्षेत्र तक पहुंचने पर स्वर्ग की अवहेलना करने और अमर कानूनों को हराने की भी संभावना थी। अमर कानूनों का लाभ उनकी व्यापकता में निहित है। जब तक यह इस श्रेणी का कानून है तब तक किसी को इसे समझने और उपयोग करने का मौका मिल सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अन्य प्रकार के कानून केवल कुछ उपविभागों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यदि उपविभाग का दृढ़ता से पालन किया जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह कमजोर हो। ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण हैं जहां भावी कानून ने अमर कानूनों को पराजित किया और अमर ताज हासिल कर लिया तथा कानूनों की एक श्रृंखला का शासक बन गया। बेशक ऐसे मामले बहुत दुर्लभ हैं। सामान्यतः कहा जाए तो भले ही भविष्य के नियमों का पूर्णता से पालन किया जाए, फिर भी उसी क्षेत्र के अमर नियमों को हराना कठिन है। अमर कानूनों के अधिकांश वाहक वे लोग रहे हैं जिन्होंने अमर राजाओं के प्राणियों का वध किया और अमर मुकुट पर कब्जा कर लिया, जो सबसे सरल मार्ग है। ब्रह्मांड के इतिहास में एक व्यक्ति था जिसने अपनी समझ के माध्यम से सीधे अमर कानूनों को प्राप्त किया, एक गुट का राजा बन गया और सीधे स्वर्गीय कानून क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि ऐसा व्यक्ति केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था। लिन शेन इस व्यक्ति को जानता था, वह पौराणिक प्राचीन राज्य का राजा था। इस किंवदंती के भीतर भी स्वर्गीय कानून क्षेत्र तक पहुंचना पहले से ही सीमा थी। फिर भी टाई ने कहा कि अधर्म स्वर्ग की खेती करने के लिए स्वर्गीय कानून क्षेत्र को तोड़ना जरूरी था, जो बेहद कठिन था। लिन शेन ने अभी तक कानून की दहलीज को भी नहीं छुआ था। स्वर्गीय कानून क्षेत्र तक पहुंचना तो दूर की बात थी, उसे तोड़ना तो दूर की बात थी। टाई ने स्पष्टतः इसे समस्या के रूप में नहीं देखा। वह अब लिन शेन को लॉलेस हेवन सिखाना शुरू करने वाला था, मानो उसकी शिक्षा से लिन शेन इसे जल्दी से सीख सकता था। लिन शेन टाई को प्रतिबंधित करने का कोई अन्य तरीका नहीं सोच सका। यह एक अच्छा विचार प्रतीत हुआ। इसके अलावा लिन शेन खुद लॉलेस हेवन से ईर्ष्या करता था और वह वास्तव में इसे सीखना चाहता था। दोनों व्यक्तियों के बीच अच्छी बनती दिखी और लिन शेन ने टाई से लॉलेस हेवन के बारे में सीखना शुरू कर दिया। इस बात की पुष्टि करते हुए कि फिलहाल टाई के साथ कोई समस्या नहीं है, लिन जियांगडोंग ने जायंट रिंग स्टार छोड़ दिया। उन्हें स्थिति समझानी पड़ी और लिन जोंगजेंग के साथ इस पर चर्चा करनी पड़ी। लिन जोंगजेंग की विद्वता लिन जियांगडोंग और लिन शेन जैसे अज्ञानियों के सामने अतुलनीय थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि टाई वास्तव में उसका दूसरा भाई लिन यिन था तो शायद लिन जोंगजेंग के पास उसे पूरी तरह से ठीक करने का कोई रास्ता हो सकता था। सेलेस्टियल रेस के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र और स्थानांतरण स्टेशन के रूप में मीदू स्टार पहले ही गिर चुका था। प्रतिष्ठित मीदू बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर फर्श से छत तक लगे शीशे के सामने एक काले रंग का 6 पंखों वाला आकाशीय प्राणी खड़ा था जो नीचे के शहर को देख रहा था। प्रभु, योजना बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। आधे से अधिक ग्रह पहले से ही हमारे नियंत्रण में हैं, एक सींग वाले बख्तरबंद व्यक्ति ने कहा, जो 6 पंख वाले दिव्य के पीछे आया और सलामी में झुका। तियान जियुओ के बारे में क्या? वह तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? काले 6 पंख वाले दिव्य ने बिना अपना सिर घुमाए पूछा। वह थंडर शैडो स्टार के पास गया। वहां उन्हें ची परिवार से भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से ची परिवार के दिव्य व्यक्तियों को संभालना चाहते थे।
सींग वाले प्राणी ने उत्तर दिया, स्वर्गीय जाति के प्रति उसकी घृणा लगभग असहनीय हो गई है। काले 6 पंख वाले दिव्य ने दूर तक देखा और बोला, तियान जियो को एक बार दिव्य जाति का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति घोषित किया गया था। उसकी प्रतिभा और प्रतिभा तियांशु और अन्यी दोनों से आगे थी। यहाँ तक कि उन्होंने अत्यंत दुर्लभ अंतरिक्ष कानून को भी समझ लिया तथा अमर धर्मराजा का शरीर प्राप्त कर लिया। फिर भी उसे तियांशु और अन्यी दोनों द्वारा दबा दिया गया, जिससे न केवल उसने दिव्य जाति का शाही पद खो दिया, बल्कि उसे निर्वासन में भी जाना पड़ा। दिव्य जाति द्वारा कई वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड में उसका पीछा किया गया। यदि मेरी ईश्वर निर्माण जाति की सुरक्षा न होती तो संभवतः उसके पास खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती। दिव्य जाति के प्रति उसकी घृणा मेरे बाद दूसरे स्थान पर है और अब अंततः बदला लेने का समय आ गया है। रुककर काले 6 पंख वाले दिव्य ने फिर पूछा, क्या आपको छोटे जेड बॉक्स का कोई निशान मिला है? सींग वाले प्राणी ने उत्तर दिया, फिलहाल इसका कोई निशान नहीं मिला है और हमारे नियंत्रण वाले ग्रहों में कोई भी इस छोटे जेड बॉक्स के बारे में नहीं जानता है। ऐसा लगता है कि छोटा जेड बॉक्स अभी भी स्काई पिनिकल स्टार पर है। काले 6 पंखों वाला आकाशीय रुका और अचानक पूछा, विशाल रिंग स्टार पर स्थिति क्या है? सींग वाला प्राणी थोड़ा हिचकिचाया, विशाल वलय तारा। अभी तक कोई खबर नहीं आई है, हो सकता है कोई अनहोनी हो गई हो। क्या ऐसे ग्रह पर ध्यान देना आवश्यक है जहां अमर प्राणी भी नहीं है? काले 6 पंख वाले दिव्य ने अनिर्णायक रूप से पूछा, क्या तियान जियो का पालक पुत्र वापस आ गया है? सींग वाले प्राणी ने उत्तर दिया, 2 तो पहले ही वापस आ चुके हैं। चूंकि वे वैसे भी निष्क्रिय हैं तो उन्हें विशालकाय रिंग स्टार की यात्रा करने दें, काले 6 पंख वाले दिव्य ने लापरवाही से कहा। लिन शेन ने कानून को गंभीरता से समझा। लिन शेन ने लॉलेस हेवन सीखने के लिए टाई का अनुसरण किया। टाई के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आदेश कानून को तोड़ने से पहले उसके अस्तित्व को महसूस करना चाहिए। कानून बनाना और उन्हें तोड़ना, यही कानूनविहीन स्वर्ग है। कानूनों को न समझना और लापरवाही से काम करना, ये कानूनविहीन स्वर्ग नहीं है बल्कि अज्ञानी की निर्भयता है। इस प्रकार लिन शेन के अध्ययन में पहला कार्य आदेश कानून को समझना था। एक निर्वाण प्राणी विधि शक्ति को महसूस कर सकता है। जब तक कि वे विधि शक्ति को नियंत्रित करने और उसके साथ विलय करने का प्रयास नहीं करते, वे अमरता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। निर्वाण स्तर पर कोई व्यक्ति जितने अधिक नियमों को स्पष्ट रूप से समझ लेता है, या यदि वह कुछ नियमों को समझ लेता है जिन्हें अन्य नहीं समझ पाते हैं, तो अमरता तक पहुंचने पर वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बन जाता है। दूसरों के कानूनों को समझना आमतौर पर केवल भूतकाल के कानून तक ही सीमित होता है, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे हर किसी को अनुभव करना पड़ता था। यदि आप दूसरों के नियमों को भी नहीं समझ सकते तो उन नियमों को समझ पाना और भी कठिन होगा जिन्हें अभी तक किसी ने खोजा नहीं है। लिन शेन के लिए टाई की आवश्यकता ये थी कि जितने अधिक कानूनों को समझा जाएगा उतना बेहतर होगा। हालांकि टाई के पास स्वयं कानूनी शक्ति नहीं थी और वह केवल तियानशुन से मदद मांग सकता था, जिससे लिन शेन को सबसे पहले तियानशुन के शब्दों के नियम का एहसास हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक प्रकार की विधि शक्ति के अस्तित्व को महसूस करना आवश्यक है। इस प्रकार लिन शेन अभ्यास कक्ष में बैठे तियानजून बार बार उनके बगल में शब्दों के नियम का उपयोग कर रहा था, जिससे लिन शेन सीखने में डूब गया। मैं कहता हूँ हवा चलती है, मैं कहता हूँ पानी जम जाता है, मैं कहता हूँ दाईं ओर मुड़ो। तियानशुन शब्दों के नियम की शक्ति का उपयोग करता रहा। लिन शेन ने सीलबंद अभ्यास कक्ष में एक हवा का झोंका महसूस किया जिसने उसके शरीर को हवा में घुमाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, हवा से संघनित बूंदें बारिश की तरह उस पर गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अकथनीय शक्ति कहीं से प्रकट हो गई हो और लिन शेन के शरीर को दाहिनी ओर खींच रही हो। शब्दों का नियम आश्चर्यजनक रूप से अनोखा था। सतही स्तर पर यह विधि शक्ति की कई अन्य श्रेणियों के साथ ओवरलैप करता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ये भिन्न था। इसमें एक मौलिक अंतर था, लेकिन लिन शेन इस सार को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। भेद करना तो दूर की बात है, लिन शेन ने लंबे समय तक यहाँ महसूस करने के बावजूद तथाकथित आदेश कानून श्रृंखला के बारे में कुछ भी महसूस नहीं किया था। कानून का सार एक पैटर्न है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, हल्का पानी तैरता है, भारी पानी डूबता है, इत्यादि। आप इन सामान्य प्राकृतिक घटनाओं को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं और उनके भीतर शक्ति में परिवर्तन को समझने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। कोई प्रगति न देखकर तियानजून ने लिन शेन को अन्य दृष्टिकोणों से समझने में मदद करने की कोशिश की। मैंने भी कुछ भौतिकी का अध्ययन किया है, लेकिन शक्ति में ये अंतर्निहित परिवर्तन, मैं उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। लिन शेन ने कहा, हवा से मध्य हवा में निलंबित, हाथ अपने गाल को सहारा दे रहा था। उसका चेहरा असहायता से भरा था। छोटी चाची, वह बहुत मूर्ख है, आप ही मुझे सिखा दीजिए। बस देखकर ही मुझे आपके शब्दों के नियम का थोड़ा सा आभास हो गया है, तियानशिन ने कहा और फिर टाई की ओर देखते हुए मुस्कुराया। भाई टाई, आप मुझे कानूनविहीन स्वर्ग क्यों नहीं सिखाते? मुझे यकीन है कि मैं इसे उससे ज़्यादा जल्दी सीख लूँगा। टाई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कानून को समझना तो बस पहला कदम है।
हालांकि दूसरे चरण के बिना चाहे आप पहला चरण कितना भी अच्छा क्यों न कर लें, वह व्यर्थ है। आप पहला कदम उठा सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं उठा सकते। लिनशेन ने दूसरा कदम उठाया है, फिर भी पहला कदम नहीं उठा सकता। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, आपको कैसे पता कि मैं दूसरा कदम नहीं उठा सकता? तियानशिन ने अविश्वास से कहा। ये तुलना ठीक नहीं बैठती। इसे एक आम कहावत के अनुसार कहना बेहतर होगा, ड्रैगन से ड्रैगन पैदा होते हैं और फीनिक्स से फीनिक्स पैदा होते हैं। आपकी जन्मजात प्रतिभा ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। टाई ने बताया, यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे जबरदस्ती थोपा जा सके। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे कुछ अधिक शक्तिशाली है। वास्तव में मेरे पास उसके मुकाबले एक जोड़ी अतिरिक्त पंख हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह ऐसा क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकती? तियानशिन ने हठपूर्वक कहा। ये सरल है, बस प्रयास करें और आपको पता चल जाएगा। लॉलेस हेवन का उपयोग करके मैं एक हथेली के प्रहार से आपके शरीर को चकनाचूर कर सकता हूं, लेकिन उसके शरीर को नहीं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो आप अधर्म स्वर्ग का अभ्यास करने में सक्षम होंगे। खांसी, मुझे लगता है कि अधर्म स्वर्ग सीखने पर इतना सख्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीजें जैसी हैं वैसी ही बहुत अच्छी हैं, तियानशिन ने हल्के से खांसते हुए कहा। तियानजून ने सिखाने की पूरी कोशिश की लेकिन लिनशेन इसे समझ नहीं सका। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वह इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था। लिनशेन ने इस स्थिति को पहले ही नोटिस कर लिया था जब वह स्नो वैली में था। सिद्धांत रूप में आइस लॉर्ड स्वयं सच्चे अमर कानून का प्रतिनिधित्व करता था, जो तियानशुन के भविष्य के कानून से अधिक मजबूत था। फिर भी उस समय लिनशेन भी कानून शक्ति की उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ था। हमने पूरा दिन अभ्यास किया है, चलो सब आराम करें। बाद में मैं अतिरिक्त अभ्यास के लिए तियानशुन को अपने साथ शामिल कर लूंगा, लिनशेन ने सुझाव दिया। टाई को पता था कि जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि लिनशेन को कानून की शक्ति का एहसास नहीं था। दूसरों का कोई भी दबाव उसे मजबूर नहीं कर सकता था। टाई ने सिर हिलाया। लिनशेन को अकेले अभ्यास करने देना सबसे अच्छा था। अगले चरण पर जाने से पहले व्यक्ति को विधि शक्ति के अस्तित्व का अनुभव करना चाहिए। रात के खाने के बाद जैसे ही रात करीब आई, लिनशेन ने तियानजून को बेडरूम की ओर खींच लिया। अब अभ्यास नहीं करते? तियानशुन ने पूछा। बेशक, हम अभ्यास कर रहे हैं, लिनशेन ने गंभीरता से कहा। तो फिर आप अभ्यास कक्ष में क्यों नहीं जा रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे लगता है कि तुम बस आलसी रहना चाहते हो। तियानजून लिनशेन को अच्छी तरह से जानता था, उसे नीरस प्रशिक्षण के प्रति उसकी घृणा का एहसास था। कौन कहता है कि मैं आलसी हूँ? किसने कहा कि अभ्यास करने के लिए आपको अभ्यास कक्ष में जाना ही होगा? क्या आप बेडरूम में प्रशिक्षण नहीं ले सकते? लिनशेन ने बहुत ही आत्मधार्मिक लगते हुए कई सवाल पूछे। ठीक है, आप जो भी कहें, तियानशुन हंसा। तो फिर तुम मेरे साथ आकर लगन से अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हो? लिनशेन ने कहा। तियानजून को अपनी बाहों में उठाया और अंदर जाने के लिए बेडरूम का दरवाज़ा लात मारकर खोला। क्या तुम्हें अभ्यास नहीं करना चाहिए? तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? तियानशुन ने डांटा। बेशक, मैं शब्दों के नियम की शक्ति का अभ्यास और अनुभव कर रहा हूँ, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो तियानशुन प्रिय, अपने शब्दों के नियम को अपने हृदय की इच्छानुसार कार्यान्वित करें। मुझे लगता है कि हम नर्म और सख्त करने वाले व्यायामों से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ समय के लिए अजीब शब्द और यहाँ तक कि अजीब आवाज़ें बेडरूम से आ रही थीं। शब्दों के नियम पर विचार करने की एक रात के बाद लिनशेन को आदेश कानून का एहसास नहीं हुआ, लेकिन कानून की शक्ति को बहुत तीव्रता से महसूस किया। मजबूत, सचमुच शक्तिशाली। लिनशेन को लगा कि अगर वह भविष्य में शब्दों के नियम से अमृतत्व तक पहुंच सके तो यह एक अच्छा रास्ता होगा। ओ से शून्य, दुर्भाग्यवश वह शब्दों के नियम के अस्तित्व को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। जो मूल रूप से एक शुष्क अभ्यास था, वह एक दिलचस्प मामला बन गया था। लिनशेन हाल ही में बहुत कठिन अभ्यास कर रहा था, बस इसमें कोई प्रगति नहीं दिख रही थी। लिनशेन समुद्र तट पर धूप सेंकते हुए लेटा था क्योंकि हाल ही में कठोर प्रशिक्षण के कारण उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। अपने चश्मे के माध्यम से लिनशेन ने अचानक आकाश में कई छायाएं दिखाई दीं। छायाएं करीब आ गईं और कुछ ही देर में वह देख सका कि वे विभिन्न जातियों के 100 व्यक्ति थे जो द्वीप की ओर उड़ रहे थे। मिश्रित नस्ल के होने के कारण लिनशेन तुरंत यह नहीं बता सका कि वे किस जनजाति से संबंधित थे, लेकिन उनकी उड़ान की गति को देखते हुए बहुसंख्यक निर्वाण प्राणी होने चाहिए। ड्रैगन किंग मंदिर में उथल पुथल तियानजून ने ये जिंग और 4 अन्य महिलाओं को लोगों के एक समूह के साथ बाहर ले जाया। उन्होंने बाहर 100 से अधिक निर्वाण सत्ताओं को देखा। वे द्वीप पर उतरे और तब उन्हें पता चला कि समूह का नेतृत्व कर रहे 2 लोग सबसे आगे खड़े थे। तियानशुन, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, भगवान बनाने वाली दौड़ में शामिल हो जाओ और विशालकाय रिंग स्टार अभी भी तुम्हें सम्मानित करेगा। तब आप वास्तव में विशालकाय रिंग स्टार के स्टार लॉर्ड बन जाएंगे। तियान जिंगयुन ने तियानजून को देखा जो आगे था और कहा।
तियान जिंगयुन तियान जियुओ का तीसरा दत्तक पुत्र था, जो एक अमर स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था। यद्यपि वह अमर कानूनों का स्वामी नहीं था, फिर भी वह भविष्य के कानून का धारक था। लिन शेन ने तियान जिंगयुन और अन्य लोगों को देखा, चारों ओर देखा, लेकिन ऐसा लगा कि वह किसी को नहीं पहचान पा रहा है। अगर आप अभी चले जाते हैं तो मैं बहाना बना सकता हूं कि आप यहाँ कभी आए ही नहीं, तियान शुन ने उदासीनता से कहा। ऐसा लगता है कि जब तक आप ताबूत को नहीं देख लेते तब तक आप रोएंगे नहीं, फिर हमें निर्दयी होने का दोष न दें। तियान जिंगयुन ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे मौजूद निर्वाण प्राणियों ने सीरिंज निकाल ली और गर्दन में इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो गए। प्रकाश एक तीर की तरह है जो हृदय को छेदता है। तियान शुन के चारों ओर प्रकाश फैल गया और जैसे ही उसने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला, एक झिलमिलाती लहर फैल गई। आकाश में चमकता प्रकाश तीखे बाणों में बदल गया और इससे पहले कि निर्वाण प्राणी स्वयं को इंजेक्शन लगा पाते, उनके शरीर छिद गए, जिससे वे हाथी जैसे दिखने लगे। लगभग 100 निर्वाण प्राणी तुरंत नष्ट हो गए तथा उनकी सीरिंजें जमीन पर गिर गईं। केवल तियान जिंगयुन और एक अन्य, तियान शानकिंग, क्योंकि वे अमर थे, अपने चारों ओर कानून की शक्ति की ढाल के साथ तियान शुन के शब्दों के कानून के हमले का सामना कर सके। लेकिन एक पल के लिए वे भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। वे जो निर्वाण प्राणी लाए थे वे अभी तक अमर प्राणियों में रूपांतरित नहीं हुए थे तथा पहले ही नष्ट हो चुके थे। तियान शुन, एड्स बाय पब फ्यूचर, आप वास्तव में अमर हो गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि AN 117 से कोई सूचना नहीं मिली। वह तुम्हारे हाथों मारा गया होगा, है ना? तियान शानकिंग ने तियान शुन को ठंडी निगाह से देखा और कहा। तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा किया? तियान शुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने उन्हें अमर प्राणी बनने से रोक दिया तुम बच जाओगे। वे तो बस तोप का चारा थे, उनके अस्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाइयों के यहाँ होने के कारण आपके पास मरने का केवल एक ही रास्ता है। तियान शानकिंग का शरीर एक नीली चमक में फट गया और उसके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया। आप अमर हैं या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखो, जो तुम्हें मारेगा वह तियान शानकिंग है, जो तियान जियुयू का 7वां दत्तक पुत्र है। रुको, तुम तियान जियुयू के दत्तक पुत्र हो? लिन शेन ने तियान जियुयू का नाम सुना और चौंककर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अब डरने में बहुत देर हो चुकी है, तियान शानकिंग ने लिन शेन की प्रतिक्रिया पर संतोष के साथ कहा। तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन ठंडे स्वर में गुस्से में कहा। लिन शेन वास्तव में तियान जियुओ को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में परेशान करने वाला था। वह अंतरिक्ष कानून का धर्म राजा था, जो अपनी इच्छानुसार निरंतर प्रकट और लुप्त होता रहता था। शायद तियान जियुओ सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन उससे निपटना निश्चित रूप से सबसे कठिन था। उसे अपमानित करने का मतलब था कि आपकी नींद भी बेचैन हो सकती थी, पता नहीं कब वह अचानक आपके बिस्तर के पास आ जाए। इसलिए यदि संभव हो तो लिन शेन वास्तव में तियान जियुओ के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था। बहुत देर नहीं हुई है, सौभाग्य से आपने इसका उल्लेख किया, अन्यथा यह एक बड़ी गलतफहमी की तरह है जहां परिवार अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ता है। यह अच्छा नहीं होगा, लिन शेन ने कहा। आपका परिवार कौन है? एड्स बाय पब फ्यूचर, आप कौन हैं? तियान शानकिंग ने भौहें सिकोड़ी। यद्यपि लिन शेन को ब्रह्मांडीय क्षेत्र में थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त थी, लेकिन तियान शानकिंग जैसे अमर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, जो अपने से नीचे के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, भले ही उसने कभी कभार लिन शेन का नाम सुना था, उसने वास्तव में इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि लिन शेन कैसा दिखता था। आप तियान जियुओ के दत्तक पुत्र हैं, है ना? लिन शेन ने तियान शानकिंग से पूछा। वास्तव में? तियान शानकिंग ने सिर हिलाया, मानो तियान जियुओ का दत्तक पुत्र होना बहुत गर्व की बात हो। ये सही है, आप तियान जियुओ के दत्तक पुत्र हैं और मेरा भी तियान जियुओ के साथ दत्तक पिता और पुत्र का रिश्ता है। लिन शेन ने कहा, इस हिसाब से हम व्यवहारिक रूप से एक परिवार हैं। मैंने ये क्यों नहीं सुना कि दत्तक पिता ने एक नया बेटा लिया है? आप कौन हैं? तियान शानकिंग ने तियान जिंगयुन को देखा और उसे अपना सिर हिलाते हुए देखा, जो स्पष्ट रूप से इस मामले से अनजान था। उसने ठंडे स्वर में कहा, एन ओमाइक्रॉन से 0, मेरा नाम लिन शेन है। लिन शेन ने कहा, शायद आपको तियान जियुओ से कहना चाहिए कि वह हमारे बीच किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण भ्रातृहत्या से बचें। हालांकि तियान शानकिंग और तियान जिंगयुन ने लिन शेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने उसका नाम पहले सुना था और जानते थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लिन शेन की घोषणा में आत्मविश्वास देखकर वे थोड़ा हैरान हुए। चौथे भाई, शायद हमें दत्तक पिता से संपर्क करके पूछना चाहिए। तियान शानकिंग ने तियान जिंगयुन की ओर रुख किया। यह अच्छा लगता है, तियान जिंगयुन ने संचारक निकाला। तियान शानकिंग ने अपनी कानून की शक्ति को छुपाया और तियान जियुओ का नंबर डायल किया। संचारक को कनेक्ट होने में थोड़ा समय लगा और फिर तियान जियुओ की आवाज आई, मेरे प्यारे बेटे, तुम इस समय मुझसे संपर्क क्यों कर रहे हो? क्या कोई बात है? दत्तक पिता, क्या आपने हाल ही में एक नया बेटा लिया है?
तियान जिंगयुन ने सीधे पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं। क्यों? तियान जियू थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या कर रहा था। तियान जिंगयुन ने कहा, यह अच्छी बात है, हम एक मिशन पर हैं और यहाँ एक लड़का आपका बेटा होने का दावा कर रहा है, हम बस इसकी पुष्टि करना चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। तियान जियू ने अचानक बातचीत समाप्त कर दी। लिन शेन ने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तियान जिंगयुन ने संचारक को दूर रखा और लिन शेन को ठंडे भाव से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने धोखेबाज व्यक्ति हो, अब तुम जो भी कहोगे वह व्यर्थ है। अब मैं क्या कह सकता हूँ? लिन शेन ने असहाय होकर आह भरी। यदि लिन शेन ने तियान जियुओ के दत्तक पिता होने का दावा किया तो क्या तियान जिंगयुन और अन्य लोग उस पर विश्वास करेंगे? वे शायद सोचेंगे कि लिन शेन उनका अपमान कर रहा है। चूंकि कहने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। तियान जिंगयुन का शरीर भयानक कानूनी शक्ति के साथ फट पड़ा और तियान शानकिंग भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कानूनी शक्ति के साथ फट पड़ा। विशालकाय रिंग स्टार पर केवल एक ही अमर प्राणी था, तियान शुन, और संभवतः उसने हाल ही में अमरता प्राप्त की थी, इसलिए उसका क्षेत्र बहुत ऊंचा नहीं होगा। एक के विरुद्ध दो, वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। मैं कहता हूँ, मेरी शक्ति तुम्हें प्रदान हो, मेरी गति तुम्हें प्रदान हो, मेरे विचार तुम्हें प्रदान किया जाएगा। तियानजून के शब्द आत्मा कानून के सक्रिय होने के साथ आदेश कानून की धाराएं लिन शेन के शरीर में बह निकलीं। लिन शेन को तुरंत ही पूरी ताकत महसूस हुई, उसका दिमाग असाधारण रूप से स्पष्ट हो गया और उसकी दृष्टि में सुधार हुआ, मानो पूरी दुनिया उसके लिए बहुत स्पष्ट हो गई हो। इन दिनों कानून शक्ति को समझे बिना दोनों के बीच सहयोग बहुत अधिक मौन हो गया था। तियान शुन की वृद्धि के साथ लिन शेन की युद्ध शक्ति आसमान छू गई और वह वॉरसॉन की वृद्धि की आवश्यकता के बिना ही अमर के स्तर तक पहुंच गई। तुम हमसे लड़ना चाहते हो? लिन शेन को अकेला देखकर उसने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ा। तियान शानकिंग और तियान जिंगयुन दोनों की आंखों में गुस्सा झलक उठा। एक अमर की शक्ति से सहायता प्राप्त होने के बावजूद लिन शेन अंततः अमर नहीं था। उसकी शक्ति, दृष्टि और अन्य पहलुओं की समझ अभी भी एक अमर से कमतर थी, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह एक ही समय में दो विरोधियों का सामना कर रहा था। चिंता मत करो, तियान जियू के सम्मान के कारण मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लिन शेन ने कहा। दोनों में भयानक शक्ति भर गई और वे लिन शेन की ओर बढ़े। लिन शेन ने अपनी तलवार खींची और आगे बढ़ गया, और उसके तुरंत बाद तियान जिंगयुन और तियान शानकिंग जमीन पर चोटिल और सूजे हुए पड़े थे, उनके कवच टूट गए थे। लिन शेन तियान शानकिंग की पीठ पर बैठ गए, एक पैर तियान जिंगयुन पर रखा, तियान जिंगयुन का कम्युनिकेटर लिया और तियान जियो का नंबर डायल किया।